गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। श्री कृष्णा कॉलेज मनोहरपुर की ऑनलाइन क्लासेस में मैं रमाकांत शर्मा आपका स्वागत करता हूं। और आज हम बीएससी सेकेंड ईयर के लिए स्टार्ट करेंगे एक प्रोसेस, एक नया चैप्टर। पिछले टाइम हमने रेप्लिकेशन को देखा था। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और उस चैप्टर का नाम है जीन एक्सप्रेशन और ट्रांसक्रिप्शन, मतलब जीन अभिव्यक्ति और अनुलेखन। हिंदी में इसे कहते हैं अनुलेखन, जिसपे हमारा पूरा जो कंसंट्रेशन होगा वो रहेगा ट्रांसक्रिप्शन के ऊपर या फिर अनुलेखन के ऊपर, कि अनुलेखन क्या होता है या फिर ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। ठीक है, इसकी स्टडी करेंगे हम इस वीडियो में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस। जीवों में पाई जाने वाली वह प्रक्रिया जिसके फलस्वरूप डीएनए के द्वारा मैसेंजर आरएनए का निर्माण होता है, उस क्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं या उस क्रिया को अनुलेखन कहा जाता है। तो जीवों में पाई जाने वाली वह प्रक्रिया जिसमें डीएनए के द्वारा मैसेंजर आरएनए का निर्माण होता है, वह क्रिया अनुलेखन अथवा ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। और इस क्रिया के लिए हमें जिस मुख्य एंजाइम की आवश्यकता है उस एंजाइम का नाम है डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड। ठीक है, यूकेरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं उनमें 3 तरह के पॉलीमरेज पाए जाते हैं। 3 पॉलीमरेज होते हैं यूकेरियोटिक कोशिकाओं में, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड और आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में सिर्फ एक ही प्रकार का पॉलीमरेज पाया जाता है जिसे आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट कहते हैं। यहां पर हम बात कर रहे हैं यूकेरियोटिक कोशिकाओं के संदर्भ में, इसलिए हम ये कहेंगे कि यहां पर मुख्य रूप से कौन सा पॉलीमरेज काम आएगा, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड। अगर यहां पर मैसेंजर आरएनए की जगह आपको राइबोसोमल आरएनए मतलब आरएनए का निर्माण करना होता तो आपको यहां पर आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट की आवश्यकता होती, और अगर आपको ट्रांसफर आरएनए का निर्माण करना होता तो यहां पर आपको आरएनए पॉलीमरेज थर्ड की आवश्यकता होगी। लेकिन चूंकि हम यहां पर मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन कर रहे हैं, मैसेंजर आरएनए का निर्माण कर रहे हैं, सो हमें यहां पर आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड की क्या है, रिक्वायरमेंट है, आवश्यकता है। ठीक है, तो वह प्रक्रिया जिसमें आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के द्वारा डीएनए किसका संश्लेषण करवाएगा, मैसेंजर आरएनए का, उस क्रिया को अनुलेखन या फिर ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। यह क्रिया कहां संपन्न होती है, तो यह क्रिया भी रेप्लिकेशन के समान केंद्रक में संपन्न होती है। ठीक है, होगा क्या इस क्रिया में, इस क्रिया में जो डीएनए होगा, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, डीएनए, इस डीएनए पर काम कौन करेगा, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, और आरएनए पॉलीमरेज में भी कौन सा पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड। वो इस डीएनए से क्या करेगा, एक सिंगल स्ट्रैंडेड संरचना का निर्माण करेगा। कैसी संरचना बनाएगा, एक सिंगल स्ट्रैंडेड संरचना का निर्माण करेगा। और इसी सिंगल स्ट्रैंडेड संरचना मतलब एकल रज्जु की जो संरचना होगी, इस एकल रज्जु की संरचना को हम क्या कहेंगे, एमआरएनए। इस प्रकार डीएनए से क्या बन रहा है, एमआरएनए। किसकी सहायता से बन रहा है, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड की सहायता से। इसलिए इस क्रिया को हम क्या कहेंगे, ट्रांसक्रिप्शन, और हिंदी में इसे कहा जाता है अनुलेखन। बाद में यही मैसेंजर आरएनए जो होता है, यह मैसेंजर आरएनए मुख्य रूप से राइबोसोम इकाइयों के बीच में जुड़ जाता है, और राइबोसोम इकाइयों के बीच में जुड़कर यही मैसेंजर आरएनए किसका निर्माण करवाता है, प्रोटीन का निर्माण करवाता है। मतलब यहां पर कौन निर्मित हो जाएगा, प्रोटीन की एक पूरी श्रृंखला निर्मित हो जाएगी, प्रोटीन बन जाएगा। इस क्रिया को अनुवादन या फिर ट्रांसलेशन कहा जाता है। इस क्रिया को क्या कहा जाएगा, ट्रांसलेशन या फिर अनुवादन। इस प्रकार मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन का निर्माण भी होता है। ठीक है, तो यह क्रिया जो है वो मुख्य रूप से 2 भागों में बढ़ चुकी है, एक ट्रांसक्रिप्शन और एक ट्रांसलेशन। लेकिन हम यहां पर सिर्फ और सिर्फ ट्रांसक्रिप्शन की बात करेंगे। हम यहां पर इस प्रोटीन संश्लेषण की या ट्रांसलेशन की बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसमें डीएनए से क्या बन जाएगा,
मैसेंजर आरएनए। लेकिन जब पहली बार ट्रांसक्रिप्शन होता है तो इस ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू या इस ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा मैसेंजर आरएनए नहीं बनता, अपितु एक आरएनए बनता है, मध्यवर्ती आरएनए बनता है, जिसे एचएनआरएनए या फिर विषमांगी आरएनए कहा जाता है। ये जो विषमांगी आरएनए होता है इसके बारे में मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बता दिया है। जो पहले के वीडियोस हैं आप चाहे तो उन्हें देख सकते हैं, वैसे यहां भी बता रहा हूं, लेकिन पहले के वीडियोस में भी मैंने इसके बारे में एक डिटेल से डिस्कशन किया था, बात की थी। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया से डीएनए से जो आरएनए बनता है वह मैसेंजर आरएनए नहीं होता, एक तरह से मैसेंजर आरएनए का ही रूप है, लेकिन वास्तविक मैसेंजर आरएनए नहीं होता, बल्कि उसे क्या कहा जाता है, उसे एचएनआरएनए या फिर विषमांगी आरएनए कहा जाता है। इस विषमांगी आरएनए में कुछ इकाइयां पाई जाती हैं, जैसे कि मान लीजिए आरएनए है, मैसेंजर आरएनए है, तो इस मैसेंजर आरएनए में कुछ जगह पर कुछ विशिष्ट स्थल पाए जाते हैं। ठीक है, वे स्थल, इस मैसेंजर आरएनए में उपस्थित वे स्थल जो सूचनाओं के स्थानांतरण में सहायता नहीं करते, उन स्थलों को नॉन कोडिंग स्थल कहते हैं, जबकि वे स्थल जो सूचनाओं के स्थानांतरण में सहायता करेंगे उन्हें कोडिंग स्थल कहा जाता है। इस प्रकार डीएनए से बने हुए इस मैसेंजर आरएनए में दोनों स्थल पाए जाते हैं, कुछ कोडिंग स्थल भी पाए जाते हैं तो कुछ नॉन कोडिंग स्थल भी पाए जाते हैं। यहां पर पाए जाने वाले नॉन कोडिंग स्ट्रैंड्स को या नॉन कोडिंग स्थलों को इंट्रॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? इंट्रॉन। जबकि वे स्थल जो सूचना स्थानांतरण का काम करेंगे उन्हें कोडिंग स्ट्रैंड कहेंगे, और यहां पर इन कोडिंग स्थलों को एक्सोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक्सोन। तो इस प्रकार इस मैसेंजर आरएनए में इंट्रॉन 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 हो गए, एक्सोन 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 हो गए। इस प्रकार ये जो बना हुआ था विषमांगी आरएनए, यह विषमांगी आरएनए इसलिए था, विषमांगी मतलब अलग अलग तरह की चीजें, तो विषमांगी इसलिए था क्योंकि इसमें दो तरह की चीजें उपस्थित थी। एक, कुछ ऐसे भी क्षेत्र थे जिनकी कोई सार्थकता नहीं थी, जिनकी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं थी, जो आवश्यक ही नहीं थे, जिन्हें नॉन कोडिंग क्षेत्र कहा गया या फिर उन्हें इंट्रॉन्स कहा गया। ये भी इंट्रॉन है, ये भी इंट्रॉन है, ये भी इंट्रॉन है। तो कुछ ऐसे क्षेत्र हो गए जिनकी हमें आवश्यकता नहीं थी, तो उन्हें इंट्रॉन कहा गया। जबकि कुछ ऐसे क्षेत्र थे जिनकी हमें सूचना स्थानांतरण में आवश्यकता थी, ऐसे क्षेत्रों को एक्सोन कहा गया। तो वह आरएनए जो एक्सोन प्लस इंट्रॉन, एक्सोन से भी बना हुआ है और इंट्रॉन से भी बना हुआ है, मतलब ऐसा आरएनए जिसमें एक्सोन के साथ साथ इंट्रॉन्स भी उपस्थित होते हैं, ऐसे आरएनए को हम क्या कहते हैं? हेटेरोजेनस आरएनए या फिर विषमांगी आरएनए। तो इस प्रकार का जो आरएनए होता है वह आनुवंशिक रूप से पूर्ण रूप से सक्रिय नहीं होता, क्योंकि इसमें इंट्रॉन भी उपस्थित होते हैं। तो इस आरएनए से क्या करेंगे? इस आरएनए से इन इंट्रॉन को हटा दिया जाएगा। जब आरएनए से इंट्रॉन हटा देंगे तो बचेंगे क्या? सिर्फ एक्सोन शेष बचेंगे। उस एक्सोन युक्त आरएनए को फिर कहा जाता है मैसेंजर आरएनए। ठीक है, तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा इन इंट्रॉन्स को हटा दिया जाएगा, किनको हटा देंगे? इंट्रॉन्स को हटा देंगे, उसे कहेंगे स्प्लाइसिंग। उस क्रिया को क्या कहेंगे? स्प्लाइसिंग। ठीक है, तो स्प्लाइसिंग की क्रिया से क्या होगा? स्प्लाइसिंग की क्रिया से जितने भी यहां पर इंट्रॉन्स थे वो सारे हट जाएंगे, तो शेष क्या बचेंगे? एक्सोन्स बचेंगे। ये एक्सोन्स आपस में जुड़ जाएंगे और जुड़कर एकल रज्जु की या सिंगल स्ट्रैंड का निर्माण करेंगे। इसी सिंगल स्ट्रैंड से निर्मित इस संरचना को हम क्या कहेंगे? मैसेंजर आरएनए। तो जितने भी इसमें से इंट्रॉन्स थे वो सारे के सारे हटा दिए गए हैं। अब सिर्फ क्या बचेगा? एक्सोन युक्त मैसेंजर आरएनए। मतलब ऐसा मैसेंजर आरएनए उपस्थित है अब जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है? एक्सोन्स है, इंट्रॉन्स नहीं है। तब ये आरएनए अब क्या कहलाएगा? मैसेंजर आरएनए। और इस मैसेंजर आरएनए की संरचना मैंने आनुवंशिक पदार्थ पढ़ाते समय आपको अच्छे से समझाई थी कि एक मैसेंजर आरएनए होता है जिसमें कोडिंग क्षेत्र होता है, कोडिंग क्षेत्र से पहले और बाद में नॉन कोडिंग क्षेत्र होता है, इधर कैपिंग क्षेत्र होता है, 5 कैप उपस्थित होती है, मिथाइल से बनी हुई, मिथाइलिन से बनी हुई, यहाँ पर पॉली ए टाइल उपस्थित होती है। ठीक है, यहाँ पर नॉन कोडिंग क्षेत्र उपस्थित होता है। ये पूरा का पूरा है
कोडिंग क्षेत्र। तो इस प्रकार की एक संरचना बनाई थी, ये 5' है, ये 3' है, ये होता है मैसेंजर आरएनए। ठीक है, इस प्रकार किसका निर्माण होता है, मैसेंजर आरएनए का निर्माण होता है या फॉर्मेशन होता है मैसेंजर आरएनए का। किस प्रक्रिया के द्वारा हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा। लेकिन ट्रांसक्रिप्शन से पहले कौन बनता है, हेट्रोजेनस आरएनए या फिर विषमांगी आरएनए। और ये विषमांगी आरएनए बाद में क्या करेगा, स्प्लाइसिंग करेगा। मतलब यहां पर उपस्थित जितने भी इंट्रॉन्स होंगे उन सबको हटा दिया जाएगा, शेष क्या बचेंगे, एक्सॉन्स। एक्सॉन्स आपस में जुड़ जाएंगे और किसका निर्माण करेंगे, मैसेंजर आरएनए का। तो स्प्लाइसिंग एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके कारण हेट्रोजेनस आरएनए या विषमांगी आरएनए किसमें बदलता है, मैसेंजर आरएनए में। ठीक है, तो वह प्रक्रिया जिसके फलस्वरूप विषमांगी आरएनए मैसेंजर आरएनए में परिवर्तित हो रहा है, उस क्रिया को हम कहते हैं स्प्लाइसिंग। ठीक है, तो इन दो प्रक्रियाओं के द्वारा, किन दो प्रक्रियाओं के द्वारा, एक तो ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा और एक स्प्लाइसिंग के द्वारा हमें किसकी प्राप्ति होती है, मैसेंजर आरएनए की। इसलिए इस ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को या इस ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया को हम दो भागों में या दो स्टेप्स में इसके क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। फर्स्ट स्टेप में हम बनाएंगे हेट्रोजेनस आरएनए और सेकंड जो स्टेप होगा उसमें स्प्लाइसिंग करेंगे और फिर बनाएंगे या फिर फॉर्मेशन करेंगे किसका, मैसेंजर आरएनए का। ठीक है, तो ये थी ट्रांसक्रिप्शन का एक इंट्रोडक्शन, ओनली इंट्रोडक्शन, अभी प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुई है। ठीक है, दैट इज द प्रोसेस, दैट इज द ओनली इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ये ट्रांसक्रिप्शन का सिर्फ और सिर्फ क्या है, इंट्रोडक्शन है। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन वह प्रक्रिया है जिसमें आरएनए पॉलीमरेज सेकंड के द्वारा, ना तो फर्स्ट के द्वारा ना थर्ड के द्वारा। यूकैरियोटिक में कितने पॉलीमरेज होते हैं, यूकैरियोटिक में 3 पॉलीमरेज उपस्थित होते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। प्रोकैरियोटिक्स में सिर्फ एक ही पॉलीमरेज होता है, फर्स्ट पॉलीमरेज। यूकैरियोटिक में जो फर्स्ट प्रकार का पॉलीमरेज होता है वो किसका संश्लेषण करवाता है, राइबोसोमल आरएनए का। यूकैरियोटिक में जो आरएनए पॉलीमरेज सेकंड होता है वह मैसेंजर आरएनए का, या अगर हम कहें वास्तव में तो किसका संश्लेषण करवाता है, एचएन आरएनए का। जबकि जो पॉलीमरेज थर्ड होता है वह संश्लेषण करवाता है ट्रांसफर आरएनए का। तो यहां पर इस प्रकार यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कुल कितने पॉलीमरेज पाए जाते हैं, 3 पॉलीमरेज। जबकि अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक कोशिका में तो वहां पर सिर्फ एक ही पॉलीमरेज होता है जो राइबोसोमल आरएनए का भी, मैसेंजर आरएनए का भी और ट्रांसफर आरएनए का भी क्या करेगा, निर्माण करेगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस थी आपके ट्रांसक्रिप्शन के इंट्रोडक्शन की। चलिए आगे चलते हैं। इंट्रोडक्शन आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार डीएनए मैसेंजर आरएनए के निर्माण में सहायता कर रहा है। ठीक है, तो इसी चैप्टर में इसी ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के साथ सेंट्रल डोग्मा को भी समझाया हुआ है, जो मैं पहले भी आपको समझा चुका हूं कि सेंट्रल डोग्मा कैसे कैसे कार्य करता है या सेंट्रल डोग्मा में सूचना का स्थानांतरण कैसे कैसे होता है। ठीक है, तो उस जो केंद्रीय सिद्धांत है या सेंट्रल डोग्मा है उसमें जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि डीएनए से क्या बनता है, डीएनए बन सकता है आसानी से, सामान्य रूप से, सामान्य प्रक्रिया में डीएनए से डीएनए बन सकता है। ठीक है, इस डीएनए से आरएनए भी बन सकता है। कौन सा आरएनए, मैसेंजर आरएनए। और इस आरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन भी हो जाता है। ठीक है, ऊपर वाली प्रक्रिया को हम रेप्लिकेशन कहते हैं, नीचे वाले बीच वाले जो प्रोसेस है सेकंड प्रोसेस उसको हम ट्रांसक्रिप्शन या फिर अनुलेखन कहते हैं, और ये जो नीचे वाला लास्ट प्रोसेस है इसे अनुवादन या फिर ट्रांसलेशन कहा जाता है। ठीक है, ये तो थी सामान्य चीज। अगर हम बात करें विशिष्ट चीज की, विशिष्ट चीज मतलब हम जानते हैं कि सामान्य रूप से रेप्लिकेशन प्रक्रिया से क्या बनता है, डीएनए बनता है, लेकिन यहां पर ये जो डीएनए होगा वो किससे बने, अगर आरएनए से, मतलब डीएनए का निर्माण इस बार किससे हो रहा है, आरएनए से, तो एक प्रकार की विशिष्ट चीज हो जाएगी। ठीक है, दूसरी बात, आरएनए क्या बनाए, आरएनए, तो ये भी क्या हो जाएगा, विशिष्ट हो जाएगा। संभव है ये चीजें प्रयोगशालाओं में संभव है, लेकिन बात सिर्फ ये है कि ये जो चीजें हैं ये विशिष्टता में आ जाती है। विशिष्टता में मतलब इन्हें प्रयोगशाला में संभव किया जा सकता है, ये सामान्य अवस्था में नहीं पाए जाते। या फिर विशिष्टता में क्या आ सकता है कि डीएनए क्या बना दे, प्रोटीन बना दे। ये दोनों चीजें संभव है,
विशिष्ट रूप से आरएनए डीएनए बना सकता है, आरएनए आरएनए भी बना सकता है, और डीएनए क्या बना सकता है? प्रोटीन। सामान्य रूप से डीएनए डीएनए बना सकता है, डीएनए आरएनए बना सकता है, और आरएनए क्या बना सकता है? प्रोटीन बना सकता है। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए हम बात करें कि हमारे पास कोई प्रोटीन है, ये प्रोटीन डीएनए बना दे, या इस प्रोटीन के द्वारा आरएनए का निर्माण हो जाए, या फिर इस प्रोटीन के द्वारा नया प्रोटीन संश्लेषित हो जाए। तो अगर ऐसा कुछ हो जाए तो क्या हो? तो ये आता है असंभव चीज में, नॉन पॉसिबल। ठीक है, ये दोनों संभव है। डीएनए से डीएनए बन सकता है, सही है, बन सकता है। डीएनए से आरएनए बन सकता है, संभव है। आरएनए से प्रोटीन भी बन सकता है, सामान्य अवस्था है, संभव है। आरएनए से डीएनए बन सकता है, विशिष्ट रूप से संभव है, मतलब ये संभव है, ये भी संभव है, और डीएनए से प्रोटीन भी संभव है। लेकिन ये तीनों चीजें क्या हैं? असंभव है। प्रोटीन कभी भी क्या नहीं बना सकता? डीएनए नहीं बना सकता। प्रोटीन कभी भी आरएनए का निर्माण नहीं कर सकता, और ना ही प्रोटीन प्रोटीन का निर्माण कर सकता है। ठीक है, ये जो संकल्पनाएं हैं, ये संकल्पनाएं टैमिन और बाल्टीमोर, दो वैज्ञानिकों के द्वारा दी गई हैं। ठीक है, टैमिन और बाल्टीमोर ने ये सारी चीजें बताई हैं। उन्होंने कहा है कि आनुवंशिक सूचनाओं के स्थानांतरण की क्रिया तीन तरह से हो सकती है। एक सामान्य रूप से हो सकती है, एक विशिष्ट रूप से हो सकती है, कुछ क्रियाएं ऐसी भी हैं जो हम सोच सकते हैं कि हो जाएं, लेकिन ये संभव नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें बताई गई हैं किनके द्वारा? टैमिन और बाल्टीमोर नामक वैज्ञानिक के द्वारा। तो हमने यहां पर स्टडी किया है ट्रांसक्रिप्शन के इंट्रोडक्शन का, मतलब परिचय का। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम स्टार्ट करेंगे ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को, क्योंकि अगर मैं अभी स्टार्ट करूंगा तो अधूरा रह जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन संभव नहीं हो पाएगा उसे कंप्लीट करना। इसलिए अब जो नेक्स्ट वीडियो होने वाला है उसमें हम स्टार्ट करेंगे ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस, कि ट्रांसक्रिप्शन कैसे कैसे स्टार्ट होगा और उसके लिए हमें किस किस चीज की क्या है आवश्यकता है। ठीक है, वैसे ही छोटा सा एक बता देता हूं कि ट्रांसक्रिप्शन जो होगा वो डीएनए टेम्पलेट पर प्रारंभ होगा। कहां प्रारंभ होगा? केंद्रक में, जिसके लिए हमें एक डीएनए टेम्पलेट की आवश्यकता है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की आवश्यकता होती है। यह जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है यह 5 इकाइयों से मिलकर बना होता है। 2 अल्फा इकाई होती है, एक बीटा डैश इकाई होती है, एक बीटा इकाई होती है, एक बीटा डैश इकाई होती है, एक ओमेगा इकाई होती है। 2 अल्फा, एक बीटा डैश, एक बीटा और एक ओमेगा, तो टोटल हो गई 5। 2 और एक 3 और एक 4 और एक 5, टोटल 5 इकाइयां तो होती हैं आरएनए पॉलीमरेज की। और इसके अलावा यहाँ पर 2 कारक काम करते हैं। एक को कहते हैं सिग्मा कारक, जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया को प्रारंभ करवाएगा, और एक कहते हैं रो कारक, आरएचओ, वह कारक ट्रांसक्रिप्शन के लिए दीर्घीकरण करेगा, मतलब श्रृंखला को आगे बढ़ाएगा और श्रृंखला का क्या करेगा? समापन करेगा। तो ये कुछ कारक हैं जिनकी हमें क्या आवश्यकता है? ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया के लिए आवश्यकता है। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास डीएनए टेम्पलेट पर एक प्रमोटर साइट चाहिए जो ट्रांसक्रिप्शन को प्रारंभ करेगी, और एक टर्मिनेटर साइट या टर्मिनेटर स्थल भी आवश्यक होता है जो ट्रांसक्रिप्शन को क्या करेगा? समाप्त करेगा। ठीक है, इन सब चीजों की स्टडी करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सो नेक्स्ट वीडियो में इसको करते हैं कंटिन्यू। ठीक है, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं रमाकांत शर्मा और मैं श्री कृष्ण कॉलेज मनोहरपुर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। ठीक है, लास्ट जो वीडियो था उस वीडियो में हमने देखा था कि किस प्रकार ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया केंद्रक में आरएनए पॉलीमरेज सेकंड के द्वारा क्या होती है? संपन्न होती है। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे कि प्रोसेस होता कैसे। पिछली बार हमने देखा था कि डीएनए जो होता है ट्रांसक्रिप्शन के फलस्वरूप एचएनआरएनए का क्या करता है? निर्माण करता है, और यह हेट्रोजेनस या विषमांगी आरएनए जो होता है वो फिर क्या बनाएगा? वो बनाएगा मैसेंजर आरएनए। ठीक है, किस प्रक्रिया से? ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया से। ठीक है, ये हमने लास्ट टाइम पे इंट्रोडक्शन में देखा था। आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया को, कि ये प्रोसेस कैसे होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन के लिए हमें किस किस की आवश्यकता है। आवश्यकता मतलब रिक्वायरमेंट्स किस किस की है हमें। रिक्वायरमेंट्स या फिर आवश्यकता है, किस किस की आवश्यकता हमें है।
पहली बात करते हैं कि हमें ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया प्रारंभ किस पर करनी है, डीएनए पे। तो हमें डीएनए के जिस खंड की आवश्यकता होगी उस खंड को डीएनए का टेम्पलेट कहेंगे। तो हमें डीएनए टेम्पलेट की क्या होगी, आवश्यकता, क्या करने के लिए, ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया के लिए। दूसरी बात करें, ट्रांसक्रिप्शन की जो क्रिया है वह मुख्य रूप से कौन से एंजाइम द्वारा संपन्न होती है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के द्वारा। तो हमें जो दूसरी इंपॉर्टेंट आवश्यकता है वो किसकी है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की। ठीक है, और ये जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होते हैं ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जीवों में अलग अलग प्रकार से काम करते हैं। अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक जीवों की, प्रोकैरियोट्स की बात करें हम, तो प्रोकैरियोट्स में अनुलेखन की प्रक्रिया के लिए या ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही आरएनए पॉलीमरेज आवश्यक होता है। सिर्फ एक आरएनए पॉलीमरेज चाहिए, किसके लिए, ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया के लिए या फिर अनुलेखन की प्रक्रिया के लिए। यही आरएनए जो पॉलीमरेज होगा, यही आरएनए पॉलीमरेज आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए का निर्माण करवा देगा। मतलब तीनों प्रकार के जो आरएनए होंगे वो एक ही आरएनए पॉलीमरेज के द्वारा निर्मित हो जाएंगे। जबकि अगर हम बात करें यूकैरियोटिक कोशिका में ट्रांसक्रिप्शन की, तो यहां पर तीन अलग अलग प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज पाए जाते हैं। पहला है आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, दूसरा है आरएनए पॉलीमरेज सेकंड और तीसरा है आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के लिए या ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया के लिए हमें कितने पॉलीमरेज की आवश्यकता है, तीन पॉलीमरेज की, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। यहां पर ये जो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है, यह आरएनए पॉलीमरेज निर्माण करवाएगा किसका, आरआरएनए का, मतलब राइबोसोमल आरएनए का। ये जो आरएनए पॉलीमरेज सेकंड है यह निर्माण करवाएगा पहले तो एचएनआरएनए का और फिर ये एचएनआरएनए किसमें परिवर्तित होगा, मैसेंजर आरएनए में। इसका मतलब आरएनए पॉलीमरेज सेकंड मैसेंजर आरएनए के निर्माण में सहायता करता है। अगर हम बात करें आरएनए पॉलीमरेज थर्ड की, तो यह आरएनए पॉलीमरेज थर्ड ट्रांसफर आरएनए के संश्लेषण में भाग लेता है। इस प्रकार यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आरएनए पॉलीमरेज तीन प्रकार के होते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अनुलेखन की प्रक्रिया के लिए केवल एक ही प्रकार का आरएनए पॉलीमरेज पाया जाता है। यह आरएनए पॉलीमरेज तीनों प्रकार के जो आरएनए होते हैं, चाहे राइबोसोमल आरएनए हो, चाहे मैसेंजर आरएनए हो, चाहे ट्रांसफर आरएनए हो, इन तीनों का क्या करवाएगा, ये संश्लेषण करवाएगा। जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में इन तीनों के संश्लेषण के लिए आपको अलग अलग तीन प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज की क्या होगी, आवश्यकता होगी। ठीक है, तो दूसरी आवश्यकता होगी। तीसरी आवश्यकता की बात करें तो हमें चाहिए एक कारक जिसका नाम है सिग्मा फैक्टर या फिर सिग्मा कारक। यह कारक जो होता है, यह कारक अनुलेखन की प्रक्रिया को क्या करता है, प्रारंभ करता है। इस कारण इसे समारंभन कारक भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, समारंभन कारक। इसे इंग्लिश में इनिशिएशन फैक्टर भी कहते हैं। ठीक है, तो इन आरएनए पॉलीमरेज के अलावा हमें किसकी आवश्यकता है, एक सिग्मा कारक की भी आवश्यकता है। और इसके अलावा हमें आवश्यकता है एक और कारक की जिसे रो कारक या रो फैक्टर कहा जाता है। यह कारक मैसेंजर आरएनए जो निर्मित होने वाला है उसकी लंबाई बढ़ाने में सहायक होता है, मतलब उसका दीर्घीकरण करेगा और उस ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया का क्या करेगा, समापन करेगा। तो एक तरह से जो रो कारक है वो इलोंगेशन में सहायता कर रहा है, दीर्घीकरण में सहायता कर रहा है और टर्मिनेशन मतलब मैसेंजर आरएनए के निर्माण को क्या कर रहा है, समाप्त भी कर रहा है। तो हमें रो कारक की भी क्या आवश्यकता है, रो कारक की भी क्या है, आवश्यकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमें यहां पर दो तरह के स्थल और चाहिए। एक स्थल को कहा जाता है प्रमोटर। प्रमोटर स्थल वह स्थल होता है जहां पर थाइमिन और एडेनिन जो होते हैं
वो सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। लगभग 25 क्षार युग्मों का क्या होता है, एक समूह होता है। 25 नाइट्रोजन बेस का क्या होता है, एक ग्रुप होता है, समूह होता है। उस समूह में सिर्फ और सिर्फ दो ही चीजें पाई जाती हैं, थायमीन और एडेनिन। चूंकि यहां पर थायमीन और एडेनिन इस प्रकार दिखते हैं जैसे एक बॉक्स हो, बॉक्स मतलब बक्सा हो, इसलिए इस प्रमोटर स्थल को टाटा बॉक्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो हमें ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया के लिए एक प्रमोटर की आवश्यकता है जिसका नाम क्या है, टाटा बॉक्स। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमें एक स्थल की और आवश्यकता है जहां पर जाकर ट्रांसक्रिप्शन समाप्त होगा, उसे कहा जाता है टर्मिनेटर। क्या कहा जाता है, टर्मिनेटर। यहां पर जाकर क्या हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस होगा वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, बिल्कुल रुक जाएगा। तो हमें यहां पर 6 चीजों की आवश्यकता है, किस प्रोसेस के लिए, ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के लिए। ठीक है, किस प्रोसेस के लिए इन 6 चीजों की आवश्यकता हुई हमें, ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के लिए। अब जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होगा वो इन्हीं पदार्थों के आधार पर क्या होगा, प्रारंभ होगा। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूं ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस। चलिए हटा देता हूं इसको। आप इसे चाहे तो नोट डाउन भी कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके पूरा इसको राइट भी कर सकते हैं। ठीक है, डीएनए टेम्पलेट की आवश्यकता है जिस पर ट्रांसक्रिप्शन होगा। आरएनए पॉलीमरेज की आवश्यकता है, चूंकि हम यूकेरियोटिक कोशिकाओं के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर 3 पॉलीमरेज होते हैं, लेकिन चूंकि हमें अनुलेखन के द्वारा सिर्फ मैसेंजर आरएनए बनाना है, इसलिए हमें सिर्फ और सिर्फ आरएनए पॉलीमरेज सेकंड की आवश्यकता होगी। इसके अलावा हमें सिग्मा कारक की आवश्यकता है जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया को प्रारंभ करेगा। इसके अलावा हमें रो कारक की आवश्यकता है जो ट्रांसक्रिप्शन प्रक्रिया में मैसेंजर आरएनए की लंबाई बढ़ाएगा और उसका क्या करेगा, समापन करेगा। इसके अलावा ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए हमें प्रमोटर स्थल की आवश्यकता होती है जिसे टाटा बॉक्स भी कहा जाता है, जो लगभग 25 नाइट्रोजन क्षारकों के युग्मों से बना है। इसके अलावा हमें अंत में एक टर्मिनेटर स्थल की भी आवश्यकता होगी। ठीक है, तो ये कुछ आवश्यकताएं हैं और इन आवश्यकताओं के आधार पर ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रक्रिया है, मतलब अनुलेखन की जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया प्रारंभ होती है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि अनुलेखन की प्रक्रिया किस प्रकार प्रारंभ होती है। तो यहां पर यह है हमारे पास डीएनए स्ट्रैंड, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, दोहरा रज्जु डीएनए है। तो ये ऊपर वाले स्ट्रैंड हो गया, नीचे वाले स्ट्रैंड हो गया। इसमें ये हो गया 3', ये 5', ये 3' और ये 5'। ठीक है, तो यहां पर ये सारी चीजें हो चुकी हैं। अब इन चीजों में क्या होगा, इन चीजों में आपको 2 चीजें ध्यान रखनी है। डीएनए का वह स्ट्रैंड जिसकी डायरेक्शन 3' से 5' की तरफ है, किस तरफ हो, 3' से 5' की तरफ, उस स्ट्रैंड को टेम्पलेट कहा जाता है। उस स्ट्रैंड को क्या कहा जाएगा, टेम्पलेट कहा जाएगा। जबकि वह स्थल जिसकी दिशा 5' से 3' की तरफ हो उसे कोडिंग क्षेत्र कहा जाएगा या कोडिंग रज्जु, कोडिंग स्ट्रैंड कहा जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास यहां पर 2 प्रकार के क्या है, स्ट्रैंड है। एक तो है आपके पास टेम्पलेट स्ट्रैंड, और टेम्पलेट स्ट्रैंड के विपरीत दिशा में जो स्ट्रैंड है ये टेम्पलेट हो गया। तो इसके विपरीत दिशा में जो स्ट्रैंड है, इस स्ट्रैंड को हमने क्या कह दिया, कोडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, 2 स्ट्रैंड हो गए यहां पर। अब यहां पर जो कोडिंग स्ट्रैंड और टेम्पलेट स्ट्रैंड है, इनके टेम्पलेट स्ट्रैंड के 3' एंड पर, टेम्पलेट स्ट्रैंड के तो 3' एंड पर और कोडिंग स्ट्रैंड के 5' एंड पर एक बॉक्स आकर जुड़ जाएगा। यहां पर कौन आकर जुड़ जाएगा, एक बॉक्स आकर जुड़ जाएगा। इस बॉक्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या पाए जाएंगे, थायमीन और एडेनिन। इस कारण इस बॉक्स को हम क्या कहते हैं, टाटा बॉक्स, या फिर इस बॉक्स को प्रोमोटर बॉक्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रोमोटर। प्रोमोटर इसलिए कहा जाता है कि प्रमोट करता है, प्रारंभ करवाएगा, स्टार्ट करवाएगा किसको, ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया को। ठीक है, तो टाटा बॉक्स हो गया और प्रमोटर हो गया। उसके अलावा टेम्पलेट के 5' की तरफ और कोडिंग जो स्ट्रैंड है
उसके 3' की तरफ एक और बॉक्स समान संरचना पाई जाएगी, एक और बॉक्स समान संरचना पाई जाएगी। इस बॉक्स समान संरचना को टर्मिनेटर कहा जाता है। इसे कहते हैं प्रमोटर और इसे कहते हैं टर्मिनेटर। टर्मिनेटर की जो स्थिति है वो क्या है, टेम्पलेट के 5' और कोडिंग रीजन के 3' के ऊपर, जबकि प्रोमोटर की जो स्थिति है वो क्या है, टेम्पलेट के 3' और कोडिंग स्टैंड के 5' के ऊपर। तो कोडिंग स्टैंड के 3' और टेम्पलेट के 3' और कोडिंग स्टैंड के 5' के ऊपर प्रोमोटर पाया जाता है, जबकि टेम्पलेट के 5' और कोडिंग क्षेत्र के 3' के ऊपर क्या पाया जाता है, टर्मिनेटर पाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार क्या हो जाएंगे, सारे के सारे आकर अरेंज हो जाएंगे, और जैसे ही ये अरेंज हो जाएंगे वैसे ही यहां पर फिर ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया को प्रारंभ करने वाले जितने भी एंजाइम है या जितने भी कारक होंगे वो भी आकर जुड़ जाएंगे और ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया क्या हो जाएगी, प्रारंभ हो जाएगी। ठीक है, अब वो ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया कैसे प्रारंभ होती है वो हम अच्छे से डिटेल में लेंगे, और उस डिटेल के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो तक का वेट करना पड़ेगा। ठीक है, बिकॉज क्या है कि इसमें और ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा भी इस प्रोसेस में, ये प्रोसेस होगा कैसे, बट आपको तो सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि आपको यहां पर टेम्पलेट स्टैंड हो गया, नीचे वाला कोडिंग स्टैंड हो गया, इसे टेम्पलेट के 3' और कोडिंग के 5' के ऊपर एक बॉक्स आकर जुड़ गया जिसे टाटा बॉक्स या प्रोमोटर कहेंगे, जबकि टेम्पलेट के 5' और कोडिंग के 3' पर एक और बॉक्स आकर जुड़ता है जिसे क्या कहते हैं, टर्मिनेटर। अब यहां पर होगा क्या, यहां पर आकर जुड़ेगा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, कौन सा वाला, सेकंड वाला, और इधर जुड़ेगा सिग्मा कारक। जैसे सिग्मा कारक यहां पर जुड़ेगा आरएनए पॉलीमरेज अपना काम करेगा और धीरे 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 यहां पर न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला का प्रारंभ करेगा। यही जो न्यूक्लियोटाइड होंगे वो क्या बनाएंगे, HNRNA। ठीक है, तो ये कैसे बनता है, कैसे इसका निर्माण होता है, इसका प्रोसेस देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ कि प्रक्रिया कैसे प्रारंभ होगी। मैंने बता दिया प्रक्रिया स्टार्ट कैसे होगी, मैंने यहां पर दो चीजें बताई आपको कि किसकी आवश्यकता है और कैसे ये प्रारंभ होगी, लेकिन ये कैसे प्रारंभ हो रही है, कैसे कैसे इस पर कौन कौन, ये तो हो गया एक ढांचा, एक इंफ्रास्ट्रक्चर कि कैसे ये चीज स्टार्ट होने वाली है, क्या क्या यहां पर आवश्यक है, लेकिन ये कैसे प्रारंभ होगी इसका अध्ययन करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा मगन शर्मा श्री कृष्णा कॉलेज मनोहरपुर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। ठीक है, और आज हम उसी ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। इस ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रक्रिया होती है, इस ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया में मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि डीएनए से हम क्या बनाने वाले हैं, मैसेंजर आरएनए, और वो मैसेंजर आरएनए कैसे बनने वाला है उसका स्टेप हम यहाँ पर देखने वाले हैं। आज ये आपका पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा कि किस प्रकार डीएनए मैसेंजर आरएनए का निर्माण करवा रहा है। तो लास्ट जो वीडियो था, उसे लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमारे पास डीएनए के 2 स्ट्रैंड थे। ऊपर वाला जो स्ट्रैंड था उसे हमने टेम्पलेट नाम दिया था, नीचे वाला जो स्ट्रैंड था उसे हमने कोडिंग स्ट्रैंड नाम दिया था। तो वह स्ट्रैंड जिस पर ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी उसे टेम्पलेट कहा जाता है, और उसके विपरीत जो स्ट्रैंड पाया जाता है उसे डीएनए का कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। तो यहां पर जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है उसके 3' एंड पर और कोडिंग स्ट्रैंड के 5' एंड पर प्रोमोटर या फिर टाटा बॉक्स पाया जाएगा, जबकि टेम्पलेट स्ट्रैंड के 5' एंड पर और कोडिंग स्ट्रैंड के 3' एंड पर क्या पाया जाएगा, टर्मिनेटर। प्रोमोटर या टाटा बॉक्स से ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी, जबकि टर्मिनेटर पर जाकर ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रक्रिया है वो समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो ये प्रोसेस कैसे होता है वो देखते हैं। तो सबसे पहले हमने जब आवश्यकता देखी थी तो हमने ये देखा था कि यहां पर हमें डीएनए टेम्पलेट की आवश्यकता है, ये रहा डीएनए टेम्पलेट जिस पर ट्रांसक्रिप्शन का होना है। दूसरा हमने देखा था कि आरएनए पॉलीमरेज की आवश्यकता है। ठीक है, और कौन सा आरएनए पॉलीमरेज आवश्यक है, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, जो 5' से 3' डायरेक्शन में ट्रांसक्रिप्शन को प्रारंभ करेगा। कौन सी दिशा में,
5' से 3' दिशा में। रेप्लिकेशन भी किस दिशा में हो रहा था? 5' से 3' दिशा की तरफ। मतलब ये टेम्पलेट का 3' एंड है, तो यहां से प्रारंभ होगा, तब जाके 5' ये वाला 3 के अपोजिट 5 होगा, और फिर 5 से इधर जाएगा, इधर जाएगा तो ऊपर वाला 5 होगा, तो नीचे वाला कौन सा हो जाएगा? 3'। यानी कि प्रोसेस जो होगा इधर से इधर प्रारंभ होगा, यानी कि 5' से 3' की तरफ। टेम्पलेट से नहीं, नया जो स्टैंड बनेगा, क्योंकि नया स्टैंड मान लो ये ऊपर वाला क्या था? 3' और 5'। तो नया बनेगा, तो यहां से यहां बन रहा है, इधर से इधर, तो इधर 3' है तो इधर क्या आ जाएगा? 5'। इधर 5' है तो इधर 3'। मतलब नया स्टैंड किस दिशा में बना? 5' से 3' दिशा की तरफ। अगर आप इसे ऐसे बनाते तो ये बन जाता 3 से 5 की तरफ, लेकिन बनता कैसे? हमेशा 5 से 3 की तरफ। किस एंजाइम के द्वारा बनेगा? आरएनए पॉलीमरेज सेकंड के द्वारा। पिछली बार हमने बताया था कि यहां पर 3 प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज होते हैं यूकेरियोटिक कोशिकाओं में, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट आरआरएनए का निर्माण करता है, सेकंड पहले एचआरआरएनए बनाता है, फिर वो मैसेंजर आरएनए में परिवर्तित होता है, और जो थर्ड होता है वो ट्रांसफर आरएनए का निर्माण करवाता है। ठीक है, तो यहां पर हमें क्या चाहिए? आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ये जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम यहां पर हमें आवश्यक है, यह 5 सब यूनिट से मिलकर, यानी कि 5 उप इकाइयों से मिलकर बना होता है, जिसमें दो उप इकाइयां होती है अल्फा की, एक उप इकाई होती है बीटा डैश की, और एक उप इकाई होती है बीटा की, और एक उप इकाई होती है ओमेगा की। ठीक है, तो यहां पर टोटल 5, 2 और 1 3 4 और 1 5, टोटल 5 उप इकाइयां हैं। और इन 5 उप इकाइयां जब आपस में, पांचों उप इकाइयां मिल जाती हैं आपस में, तो आपस में मिलने से जो एंजाइम बनता है उस एंजाइम को कहते हैं कोर एंजाइम। उस एंजाइम को क्या कहा जाता है? कोर एंजाइम। यानी कि आरएनए पॉलीमरेज सेकंड किस रूप में पाया जाता है? कोर एंजाइम के रूप में, जिनमें 2 अल्फा, एक बीटा डैश, एक बीटा और एक ओमेगा उप इकाई पाई जाती है। ठीक है, कोई समस्या यहां तक? नहीं। चलिए, यहां जो 2 अल्फा उप इकाइयां हैं, ये उप इकाइयां उस प्रोटीन के साथ बंध बनाती हैं जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया को प्रारंभ करेगा। 2 अल्फा उप इकाइयां उस प्रोटीन के साथ बंध बनाती है जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया को क्या करेगा? प्रारंभ। और हम जानते हैं ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया को कौन सा कारक प्रारंभ करता है? सिग्मा फैक्टर। पिछले वीडियो में बताया था, सिग्मा फैक्टर, रो फैक्टर याद होंगे आपको। तो सिग्मा फैक्टर क्या कर रहा है? प्रारंभ कर रहा है। इसका मतलब है ये 2 अल्फा उप इकाइयां किससे जुड़ती हैं? सिग्मा फैक्टर के साथ। ठीक है, उसके बाद ये जो बीटा डैश, 1 बीटा डैश जो उप इकाई है, यह जुड़ती है डीएनए टेम्पलेट के साथ। किसके साथ जुड़ेगी? डीएनए टेम्पलेट के साथ। बीटा डैश और जो ओमेगा इकाइयां हैं, ये इकाइयां न्यूक्लियोटाइड के साथ जुड़ने का कार्य करती हैं। आरएनए के लिए जो न्यूक्लियोटाइड को यहां पर लाकर जोड़ा जाएगा, जो आरएनए निर्माण में सहायता करेंगे, उन न्यूक्लियोटाइड के साथ जुड़ने का कार्य बीटा और ओमेगा इकाई करती हैं। ठीक है, तो ये हैं 5 उप इकाइयां जो आपस में मिलकर कोर एंजाइम बनाती है, और इसी कोर एंजाइम को हम क्या कहते हैं? आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, तो प्रोसेस स्टार्ट कर रहा हूं मैं ट्रांसक्रिप्शन का। तो ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया जब प्रारंभ होगी, तो इस प्रक्रिया के समय यहां पर किस पर? प्रमोटर पर कौन आकर जुड़ जाएगा? कोर एंजाइम। कौन आकर जुड़ जाएगा यहां पर? कोर एंजाइम। कौन सा एंजाइम आकर जुड़ गया यहां पर? कोर एंजाइम। मतलब ये 5 उप इकाइयां यहां पर जुड़ जाएगी, और उनमें से जो 2 अल्फा उप इकाइयां होंगी, उन अल्फा उप इकाइयों के साथ यहां पर एक कारक जुड़ जाएगा। उस कारक का नाम क्या है? सिग्मा कारक। ठीक है, तो ये कोर एंजाइम आकर जुड़ गया किस पर? प्रोमोटर साइड के 3' एंड की तरफ, जो टेम्पलेट का 3' एंड है वहां पर आकर क्या हो गया? जुड़ गया। और इसी कोर एंजाइम के साथ कौन आकर जुड़ जाएगा? सिग्मा कारक। सिग्मा कारक किससे जुड़ता है? कोर एंजाइम की 2 अल्फा उप इकाइयों से। और जैसे ही ये आपस में संकुल का निर्माण करते हैं, कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया क्या हो जाती है? प्रारंभ हो जाती है। ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया जब प्रारंभ होगी, तो ये कोर एंजाइम टेम्पलेट के 3' से 5' की तरफ गति करता है। मतलब ये इधर गति करता है। जैसे जैसे ये गति करता है, वैसे वैसे, जैसे ही मान लो ये टेम्पलेट यहां से खिसक कर यहां आ जाएगा, ठीक है, प्रमोटर को छोड़कर जैसे ही थोड़ा सा आगे आएगा, इसके साथ एक और कारक जुड़ जाएगा।
इस कारक का नाम क्या है? रो कारक। क्या नाम है इस कारक का? रो कारक। और यही कारक एक ऐसा कारक है, RH O, रो कारक एक ऐसा कारक है जो मैसेंजर आरएनए का दीर्घीकरण एवं उसके निर्माण की प्रक्रिया का क्या करेगा? समापन करेगा। तो जैसे ये रो कारक आकर जुड़ेगा, यहां पर बीटा डैश एवं ओमेगा इकाइयों के द्वारा छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड्स को लाकर जोड़ना, ये खिसकता जाएगा इधर। ये जो कोर एंजाइम है ये रो कारक के साथ जुड़ा हुआ रहेगा और धीरे धीरे इधर खिसकता जाएगा। जैसे जैसे खिसकता जाएगा वैसे वैसे न्यूक्लियोटाइड्स को यहां पर लाकर क्या कर दिया जाएगा? जोड़ दिया जाएगा। और अंत में ये कहां पहुंच जाएगा? टर्मिनेटर के ऊपर। ये जो कोर एंजाइम है ये अंत में, ये जो कोर एंजाइम है ये अंत में कहां पर पहुंच जाएगा? 5' के टर्मिनेटर के ऊपर। और जैसे ही टर्मिनेटर पर पहुंचेगा ये जो रो कारक था वो यहां से क्या हो जाएगा? मुक्त हो जाएगा। मतलब ये जो रो कारक है ये अलग हो जाएगा किससे? इस कोर एंजाइम से। और जैसे ही अलग हो जाएगा प्रक्रिया का क्या हो जाएगा? समापन। ठीक है, तो इस प्रकार प्रक्रिया का क्या होता है? समापन, जिसके फलस्वरूप हमें न्यूक्लियोटाइड का एक क्रम प्राप्त होता है। हमें न्यूक्लियोटाइड की एक पूरी क्या प्राप्त हो रही है? श्रृंखला। ये न्यूक्लियोटाइड कौन से हैं? ये हैं राइबोन्यूक्लियोटाइड। क्या है ये सारे के सारे? राइबोन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, मतलब ये क्या है? आरएनए है। तो हमें इसे डीएनए टेम्पलेट, ये डीएनए टेम्पलेट था ऊपर वाला, इस पर हमें न्यूक्लियोटाइड की क्या प्राप्त हो गई? एक लंबी श्रृंखला। क्या प्राप्त हो गई? एक लंबी श्रृंखला। किया ये न्यूक्लियोटाइड की हमें क्या प्राप्त हो गई? ये वाली जो श्रृंखला है ये रही, प्राप्त हो गई श्रृंखला। इस श्रृंखला को ये हम क्या कहेंगे? HNRNA। ठीक है, ये हो गया पहला स्टेप कंप्लीट, जहां तक HNRNA का निर्माण होगा। अब HNRNA बन चुका है। अब इस HNRNA को HNRNA इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 2 इकाइयां पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? 2 इकाइयां। एक इकाइयों को कहते हैं कोडिंग इकाइयां और एक इकाई को कहते हैं नॉन कोडिंग इकाइयां। कोडिंग इकाइयां उन इकाइयों को कहते हैं जो सूचना को आगे क्या करेगी? स्थानांतरित। जबकि नॉन कोडिंग इकाइयां उन्हें कहते हैं जो सूचना को आगे स्थानांतरित नहीं करेगी। तो कोडिंग इकाइयों को इस HNRNA के संदर्भ में क्या कहा जाता है? एक्सोन कहा जाता है। ठीक है, एक एक्सोन, दूसरा, तीसरा, चौथा, यहां बहुत सारे क्या होते हैं? एक्सोन की श्रृंखलाएं होती है, एक्सोन के टुकड़े होते हैं। जबकि वे इकाइयां जो सूचनाओं को आगे स्थानांतरित नहीं करेंगी उन इकाइयों को कहा जाता है इंट्रॉन। इस प्रकार वह आरएनए जो एक्सोन तथा इंट्रॉन की अनेक इकाइयों से मिलकर बना होता है उसे हेटेरोजेनस आरएनए कहते हैं, या इसे प्री आरएनए, प्राथमिक आरएनए भी कहा जाता है। यह आरएनए ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया से इस प्रकार निर्मित होता है। ठीक है, बन गए आरएनए। अब इस आरएनए में हमें इंट्रॉन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो उसके बाद क्या होता है? इस आरएनए में क्रिया होती है जिसे स्प्लाइसिंग कहा जाता है। इस स्प्लाइसिंग के फलस्वरूप इंट्रॉन्स जो होंगे उन सभी इंट्रॉन्स को हटा दिया जाता है। मतलब होता क्या है बताता हूं आपको, कि यहां पर इस प्रकार की कुछ क्रियाएं होती हैं। ठीक है, तो इंट्रॉन्स क्या होता है? इस प्रकार नोड जैसी संरचना बनाते हैं जिसकी वजह से इन्हें आसानी से न्यूक्लियस एंजाइम द्वारा क्या कर दिया जाता है? हटा दिया जाता है। और जैसे ये हट जाते हैं वैसे सिर्फ क्या बचता है? एक्सोन्स बचते हैं। और ये एक्सोन्स आपस में क्या करेंगे? अब ये एक्सोन्स आपस में जुड़ जाएंगे। और जैसे ही एक्सोन आपस में जुड़ेंगे वैसे ही जिस आरएनए का निर्माण होगा, यानी कि वह आरएनए जिसमें केवल और केवल एक्सोन पाए जाएंगे, उस आरएनए को कहते हैं mRNA, या फिर मैसेंजर आरएनए जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या पाए जाएंगे? एक्सोन। और ये आरएनए आगे चलकर किसके संश्लेषण में सहायता करता है? तो ये आगे चलकर प्रोटीन के संश्लेषण में क्या करता है? सहायता। मतलब प्रोटीन का क्या करवाएगा? ये निर्माण करवाएगा, या फिर ट्रांसलेशन की प्रक्रिया के द्वारा प्रोटीन का क्या करेगा?
संश्लेषण करेगा। ठीक है, तो ये था आपका प्रोसेस। किसका प्रोसेस? ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस या फिर अनुलेखन का प्रोसेस। ठीक है, समझ में आया आपको अनुलेखन का पूरा प्रोसेस कि कैसे अनुलेखन हो रहा है। ठीक है, एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं आपके लिए कि जो ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रक्रिया थी, अनुलेखन की जो प्रक्रिया थी, वो किस पर प्रारंभ हो रही थी? डीएनए पर। किसके द्वारा प्रारंभ हो रही थी? आरएनए पॉलीमरेज सेकंड के द्वारा। अब यहां पर ये जो आरएनए पॉलीमरेज सेकंड एंजाइम है, यह 5 उप इकाइयों से मिलकर बना होता है। पहली है 2 अल्फा इकाइयां, दूसरी है 1 बीटा डैश, तीसरी 1 बीटा और चौथी जो इकाई है वह इकाई है ओमेगा, एक इकाई ओमेगा की। तो यहाँ पर 2 अल्फा है, इसलिए टोटल नंबर हो जाता है 5। ये 5 उप इकाइयां हैं, जिनमें से जो 2 अल्फा वाली हैं वो प्रोटीन जो है उसके साथ जुड़ने का कार्य करती है ट्रांसक्रिप्शन के समय। कौन से प्रोटीन के साथ? सिग्मा कारक के साथ। जो बीटा डैश इकाई है, यह बीटा डैश डीएनए टेम्पलेट के साथ जुड़ने में क्या करती है? सहायता। ये जो डीएनए का टेम्पलेट है, इस टेम्पलेट पर जुड़ने में क्या करती है? सहायता। और जो 2 बच गई बीटा और ओमेगा, ये न्यूक्लियोटाइड को लाकर मैसेंजर आरएनए के निर्माण में क्या करती है? सहायता करती है। ठीक है, और ये जब इकाइयां आपस में जुड़ जाती हैं सारी की सारी, तो एक एंजाइम का निर्माण करती है। इस एंजाइम को कहते हैं कोर एंजाइम। ये जब आपस में जुड़ जाएंगी तो किस एंजाइम का निर्माण करेंगी? कोर एंजाइम का। ठीक है, तो ये जो कोर एंजाइम होगा, ये ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया के समय प्रोमोटर स्थल पर आकर जुड़ेगा। किस स्टैंड के साथ जुड़ेगा? टेम्पलेट के साथ। किसके साथ नहीं जुड़ेगा? कोडिंग के साथ नहीं जुड़ेगा, बल्कि किसके साथ जुड़ेगा? टेम्पलेट के साथ। तो टेम्पलेट पर कोर एंजाइम जुड़ जाएगा, उससे कोर एंजाइम की 2 अल्फा उप इकाइयों के साथ सिग्मा कारक आकर जुड़ेगा, जो सिग्मा कारक इस क्रिया को क्या करेगा? प्रारंभ करेगा। प्रारंभ करते ही जैसे ही यह कोर एंजाइम प्रमोटर को छोड़कर थोड़ा सा आगे आएगा तो सिग्मा तो हट जाएगा और इसके साथ कौन जुड़ जाएगा? रो कारक। क्योंकि सिग्मा तो सिर्फ प्रारंभ करवाने का काम था, उसके बाद ये हट जाता है। उसके बाद लंबाई में बढ़ाने का कार्य कौन करेगा? रो कारक। तो रो कारक धीरे धीरे आगे खिसकाता जाएगा इस कोर एंजाइम को, और कहां तक पहुंचा देगा? टर्मिनेटर पर। जैसे ये खिसकता जाएगा वैसे वैसे राइबोन्यूक्लियोटाइड्स को बीटा और ओमेगा इकाइयां यहां पर लाकर जोड़ती जाएंगी और एक पूरी लंबी श्रृंखला बन जाएगी किसकी? राइबोन्यूक्लियोटाइड की। ये राइबोन्यूक्लियोटाइड इसलिए है क्योंकि इसमें थाइमिन के स्थान पर क्या पाया जाएगा? यूरेसिल। अगर ये वो होता, थाइमिन ही होता, तो इसे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड कहा जाता। लेकिन चूंकि इस न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला में थाइमिन के स्थान पर क्या पाया जाता है? यूरेसिल, इसलिए इसे राइबोन्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार क्या बन जाएगा? राइबोन्यूक्लियोटाइड की एक श्रृंखला। जैसे ही राइबोन्यूक्लियोटाइड की यह श्रृंखला यहाँ पर निर्मित होती है, वैसे ही कोर एंजाइम धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है और पहुंच जाता है टर्मिनेटर साइट पर। टर्मिनेटर स्थल पर पहुंचते ही रो कारक यहां से अलग हो जाएगा कोर एंजाइम से, जिसके कारण प्रक्रिया का समापन हो जाएगा और हमें एक लंबी राइबोन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला प्राप्त होगी। अगर इस राइबोन्यूक्लियोटाइड को देखा जाए तो इस राइबोन्यूक्लियोटाइड में 2 इकाइयां उपस्थित है। एक कोडिंग इकाई जिसे एक्सोन कहा जाता है और एक नॉन कोडिंग इकाई जिन्हें इंट्रोन्स कहा जाता है। मतलब वे इकाइयां जो सूचना को आगे लेके जाएंगी, स्थानांतरित करेंगी, उन इकाइयों को कोडिंग इकाई या एक्सोन कहते हैं। और जो सूचना स्थानांतरण में सहायता नहीं करेंगी, मतलब कुल मिलाकर जो प्रोटीन संश्लेषण नहीं कर सकती, उन्हें हम नॉन कोडिंग इकाइयां या फिर इंट्रोन कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार हमें जो यहाँ पर राइबोन्यूक्लियोटाइड मिला था उसमें दोनों तरह की इकाइयां थी, एक्सोन भी थी और इंट्रोन भी थी। इस कारण इस प्रकार बने आरएनए को विषमांगी आरएनए या फिर हेट्रोजेनस आरएनए कहा जाता है, जिसे एचएनआरएनए के द्वारा दर्शाया जाता है। उसके बाद यहाँ क्या होगा? यहाँ पर एक क्रिया होती है जिस क्रिया को कहते हैं स्प्लाइसिंग या फिर आरएनए स्प्लाइसिंग। वह क्रिया जिसके फलस्वरूप इंट्रोन्स को मुक्त कर दिया जाता है या हटा दिया जाता है, जबकि एक्सोन्स को आपस में जोड़ दिया जाता है। तो स्प्लाइसिंग की क्रिया से सभी इंट्रोन्स को हटा दिया जाएगा, एक्सोन सारे आपस में जुड़ जाएंगे और जुड़ने के बाद जिस आरएनए का निर्माण करेंगे उस आरएनए को हम कहते हैं मैसेंजर आरएनए। इस प्रकार हेट्रोजेनस आरएनए से क्या हो गया? मैसेंजर आरएनए का निर्माण। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया हो रही है यह 2 चरणों में हो रही है। पहले चरण के अंदर हेट्रोजेनस आरएनए का निर्माण होगा ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया से, और दूसरे चरण में हेट्रोजेनस आरएनए किसका निर्माण कर देगा? मैसेंजर आरएनए का। तो यहां पर ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया कितने चरणों में हो रही है? 2 चरणों में। पहले चरण में डीएनए क्या बनाएगा? हेट्रोजेनस आरएनए, और दूसरे चरण में क्या होगा? हेट्रोजेनस जो आरएनए होगा वो
मैसेंजर आरएनए का निर्माण करेगा। इस प्रकार इस टोटल प्रक्रिया में हमने सिर्फ एक बात देखी है कि डीएनए टेम्पलेट पर हम किसका निर्माण करवा रहे हैं, मैसेंजर आरएनए का। और मैसेंजर आरएनए के निर्माण की इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन या फिर अनुलेखन। यह क्रिया कहां संपन्न होती है, केंद्रक में। दिशा क्या होती है मैसेंजर आरएनए के निर्माण की, तो 5' से 3' की तरफ। कौन सा एंजाइम काम आता है, तो आरएनए पॉलीमरेज सेकंड एंजाइम। तो फर्स्ट किसका निर्माण करवाता है, राइबोसोमल आरएनए का। थर्ड किसका निर्माण करवाता है, ट्रांसफर आरएनए का। और अगर हम बात करते हैं यहां पर कि ये जो पॉलीमरेज एंजाइम है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, तो कितनी उप इकाइयों से मिलकर बना होता है, तो ध्यान रखिएगा यह यहाँ पर 5 उप इकाइयों से मिलकर बना होता है। 2 अल्फा, 1 बीटा डैश, 1 बीटा और 1 ओमेगा। 2 अल्फा इकाइयां सिग्मा कारक के साथ जुड़ती हैं, जिसे इनिशिएशन फैक्टर या समारंभन कारक भी कहा जाता है। जबकि एक और कारक होता है जिसे रो कारक कहते हैं। यह रो कारक इस श्रृंखला के दीर्घीकरण का एवं समापन का कार्य करता है, जिसके फलस्वरूप प्रथम चरण में HNRNA बनता है। और यही जो HNRNA है यह द्वितीय चरण के अंतर्गत क्या बनाता है, मैसेंजर आरएनए का निर्माण करता है। इस प्रकार हमें मैसेंजर आरएनए की प्राप्ति होती है, किस पर, डीएनए टेम्पलेट के ऊपर। बात समझ में आ चुकी है। तो यहां पर जो मैसेंजर आरएनए में न्यूक्लियोटाइड जुड़ेंगे उनमें थाइमिन नहीं पाया जाएगा, क्योंकि थाइमिन सिर्फ और सिर्फ किसमें पाया जाता है, डीएनए में। अपितु उस थाइमिन के स्थान पर इनमें क्या पाया जाएगा, यूरेसिल। तो ये थी ट्रांसक्रिप्शन की संपूर्ण प्रक्रिया। इस ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया को हमने 3 वीडियो में स्टडी किया है। फर्स्ट वीडियो में आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया था ट्रांसक्रिप्शन का। सेकंड वीडियो में मैंने आपको आवश्यकताएं बताई। आवश्यकताओं के साथ साथ मैंने एक छोटा सा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था, ढांचा बनाया था कि कैसे कौन कौन कहां आकर जुड़ रहा है। और आज के इस तीसरे वीडियो में हमने इस ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस की स्टडी की और इसको कंप्लीट किया, समाप्त किया और मैसेंजर आरएनए का निर्माण किया। तो अगर आपको ट्रांसक्रिप्शन समझना है तो आपको तीनों वीडियो देखने आवश्यक है, कंपलसरी है। जब तक आप तीनों वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपको ट्रांसक्रिप्शन भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो कौन कौन से कारक हैं, क्या क्या हैं, वो सब कुछ हो चुका है। ठीक है, चलिए अच्छे से करना। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम रमाकांत शर्मा एंड आज हम बीएससी सेकेंड ईयर का जो वीडियो लेने वाले हैं, इस वीडियो में हम बात करेंगे आज जीन की। लास्ट टाइम हमने बात की थी यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया की, यहाँ पर बात की थी हमने अनुलेखन की प्रक्रिया की या फिर ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया की। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि किस प्रकार कोशिका में अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन होता है, जिसके फलस्वरूप सबसे पहले एक विषमांगी आरएनए बनता है और फिर उस विषमांगी आरएनए से मैसेंजर आरएनए का निर्माण होता है। ठीक है, अब किस प्रकार एक डीएनए का भाग या डीएनए का कोई सूक्ष्म संरचना या न्यूक्लियोटाइड का कोई क्रम किस प्रकार एक मैसेंजर आरएनए को कोड करता है और किस प्रकार एक आरएनए प्रोटीन को कोड करता है, तो उसके लिए जिन न्यूक्लियोटाइड्स अनुक्रमों की या सीक्वेंस की आवश्यकता है वे अनुक्रम क्या कहलाते हैं, हमारे जीन कहलाते हैं। ठीक है, तो आनुवंशिक पदार्थ में पाए जाने वाले कुछ न्यूक्लियोटाइड के क्रम जो किसको कोड करते हो, प्रोटीन को कोड करते हो, वो क्या कहलाते हैं, जीन कहलाते हैं। ठीक है, तो किसे कहेंगे, जीन। न्यूक्लियोटाइड के ऐसे अनुक्रम मतलब सीक्वेंस, न्यूक्लियोटाइड के ऐसे सीक्वेंस या ऐसे अनुक्रम जो प्रोटीन को कोड करने का कार्य करते हैं, ऐसे अनुक्रम या ऐसे सीक्वेंस को ही हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। तो परिभाषा क्या है, न्यूक्लियोटाइड के ऐसे सीक्वेंस या न्यूक्लियोटाइड के ऐसे अनुक्रम जिनके द्वारा प्रोटीन को कोड किया जाता है, यानी कि प्रोटीन के निर्माण के लिए क्या किया जाता है, कोड किया जाता है, ऐसे अनुक्रम को हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। यह शब्द सबसे पहले जिस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है उसका नाम है जॉनसन। ठीक है, यह शब्द सबसे पहले किसने दिया है, यह शब्द सबसे पहले दिया गया है जॉनसन नामक वैज्ञानिक के द्वारा। कौन सा शब्द, जीन शब्द। जबकि इसी जीन के लिए मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल जो था ना, वो वाला मेंडल,
मेंडल ने इसी जीन के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया था उस शब्द को हम कारक या फिर फैक्टर कहते हैं। ठीक है, तो जीन के लिए जो जीन शब्द है, यानी कि इस अनुक्रम के लिए जो जीन शब्द है, यह शब्द जॉनसन के द्वारा दिया गया है, जबकि इसी जीन को या इसी अनुक्रम को मेंडल ने क्या कहा है, कारक कहा है या फिर फैक्टर कहा है। ठीक है, तो ये क्या है, ये जीन है। अब ये जीन क्या है, ये प्रोटीन को कोड कर रहा है, इसका मतलब ये आनुवंशिकता में सहायता कर रहा है। इस कारण जीन को आनुवंशिकता की, हेरिडिटी की या फिर आनुवंशिकता की संरचनात्मक इकाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संरचनात्मक इकाई, स्ट्रक्चरल यूनिट, संरचनात्मक इकाई। ठीक है, तो जीन को हम क्या कहेंगे, आनुवंशिकता की संरचनात्मक इकाई। तो आनुवंशिकता की संरचनात्मक इकाई क्यों कहेंगे, क्योंकि यह क्या करेगा, या तो आरएनए को कोड करेगा या प्रोटीन को कोड करेगा। इसका मतलब क्या कर रहा है, यह आनुवंशिक सूचनाओं को स्थानांतरित करने का कार्य कर रहा है। और किस रूप में उपस्थित है, एक अनुक्रम की संरचना के रूप में उपस्थित है। इस कारण इसे हमने आनुवंशिकता की क्या कहा है, संरचनात्मक इकाई कहा है। ठीक है, मतलब एक तरह से आनुवंशिकता की फिजिकल यूनिट है, भौतिक इकाई है, इसलिए इसे हमने क्या कह दिया, संरचनात्मक इकाई। ठीक है, तो एक प्रकार से ये जीन का क्या हो गया, इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जीन, या जीन के प्रॉपर्टीज के बारे में, उसके कुछ गुणों के बारे में। तो जीन का पहला ही गुण क्या है, इसे आनुवंशिकी की फिजिकल यूनिट कहते हैं, भौतिक इकाई कहते हैं। और भौतिक इकाई क्यों कहते हैं, क्योंकि यह आनुवंशिकता की क्या निर्मित करता है, संरचना निर्मित कर रहा है। आनुवंशिकता की क्या निर्मित कर रहा है, संरचनात्मक इकाई निर्मित कर रहा है। इस कारण इसे आनुवंशिकी की क्या कहते हैं, भौतिक इकाई कहते हैं। ये जीन का पहला गुण है। ठीक है, इसके अलावा जीन गुणसूत्रों पर उपस्थित, जीन गुणसूत्रों पर उपस्थित विशिष्ट अनुक्रम होते हैं। जीन गुणसूत्रों पर उपस्थित क्या होते हैं, कुछ विशिष्ट अनुक्रम होते हैं, कुछ विशिष्ट क्या होते हैं, सीक्वेंस होते हैं, जो किसी विशिष्ट स्थल पर ही क्या पाए जाएंगे। ठीक है, तो गुणसूत्रों पर उपस्थित विशिष्ट अनुक्रमों को ही क्या कहा जाएगा, जीन कहा जाएगा, जो क्या करेंगे, जो या तो आरएनए को कोड करेंगे या फिर प्रोटीन के लिए कोड करने का क्या करेंगे, कार्य करेंगे। ठीक है, तो आरएनए के लिए या प्रोटीन के लिए कोड करने का जो कार्य होगा, वो कार्य भी किसके द्वारा किया जाएगा, जीन के द्वारा किया जाएगा। तो यहां पर हमारे पास जीन के लिए तीन प्रॉपर्टीज हैं, तीन गुण हैं। पहला आनुवंशिकता की या आनुवंशिकी की क्या है, ये संरचनात्मक या भौतिक इकाई। दूसरा, गुणसूत्रों पर जो भी उपस्थित विशिष्ट अनुक्रम होंगे वो क्या कहलाएंगे, जीन कहलाएंगे। जैसे कि मान लीजिए कोई गुणसूत्र है और इस गुणसूत्र में पाए जाने वाला ये कोई डीएनए का सीक्वेंस है। इस डीएनए के सीक्वेंस में यहाँ पर कुछ ए सी जी सी ए ये कोई अनुक्रम उपस्थित है। अब अगर ये अनुक्रम किसी आरएनए को या किसी प्रोटीन को कोड कर रहा है, ये अनुक्रम किस पर उपस्थित है, डीएनए पर, और कोड किसको करेगा, आरएनए को या प्रोटीन को। तो ये जो विशिष्ट अनुक्रम है जो किसी आरएनए या प्रोटीन को कोड करता है, तो इसी विशिष्ट अनुक्रम को क्या कहेंगे, जीन कहेंगे। ठीक है, वह अनुक्रम जो किसी पॉलीपेप्टाइड को या फिर आरएनए को क्या करता है, कोड करता है, क्या कहलाएगा, जीन कहलाएगा। ठीक है, अब जीन से संबंधित विभिन्न वैज्ञानिकों के द्वारा विभिन्न शब्दों का क्या किया गया है, प्रयोग किया गया है। तो कुछ हम ऐसे टेक्निकल शब्द या कुछ ऐसे तकनीकी शब्दों की बात करेंगे जो जीन के संदर्भ में क्या किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। जैसे पहला जो शब्द हम काम में लेने वाले हैं उसे कहते हैं रेकॉन। रेकॉन यह जीन से संबंधित एक शब्द है, मतलब जीन के अनुक्रम जो हैं उन अनुक्रमों में अगर कोई रिकॉम्बिनेशन की इकाई उपस्थित है, पुनर्संयोजन की कोई इकाई उपस्थित है, तो उस इकाई को क्या कहा जाता है,
रैकून कहा जाता है। सामान्य भाषा में अगर कहें कि तो डीएनए अनुक्रम जो है, डीएनए की जो पूरी सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस में कहीं ना कहीं ऐसा कोई सीक्वेंस जरूर उपस्थित है जो क्या करवाएगा, रिकॉम्बिनेशन करवाएगा। रिकॉम्बिनेशन मतलब है पुनर्संयोजन करवाएगा, क्रॉसिंग ओवर करवाएगा, या फिर सपोज दैट नए लक्षणों का क्या करवाएगा, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में समावेश करवाएगा, यानी कि रिकॉम्बिनेशन करवाएगा। दो पीढ़ियों का आपस में क्या करवाएगा, समावेश करवाएगा, पुनर्संयोजन करवाएगा। तो वह इकाई जो किसमें भाग लेती है, रिकॉम्बिनेशन में, रिकॉम्बिनेशन मतलब पुनर्संयोजन में, उस इकाई को हम क्या कहते हैं, रैकून कहते हैं। ठीक है, तो डीएनए अनुक्रम पर पाई जाने वाली वह सूक्ष्म इकाई जो किसमें पार्टिसिपेट करेगी, रिकॉम्बिनेशन में पार्टिसिपेट करती है, पुनर्संयोजन में पार्टिसिपेट करती है, उसे रैकून कहा जाता है। इसके बारे में या इस शब्द के बारे में सबसे पहले जिस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया है उसे बेंजर कहा जाता है। क्या, सॉरी, उस वैज्ञानिक का नाम क्या है, बेंजर। बेंजर ने सबसे पहले किसके बारे में बताया है, इस रैकून इकाई के बारे में। तो रैकून इकाई क्या है, वह इकाई जो किससे संबंधित होगी, रिकॉम्बिनेशन या फिर पुनर्संयोजन से, उसे क्या कहा जाएगा, रैकून कहा जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरी इकाई जिसे सिस्टोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सिस्टोन कहा जाता है। सिस्टोन को डीएनए अनुक्रम की क्या कहा जाता है, कार्यात्मक इकाई कहा जाता है। कौन सी इकाई कहा जाएगा, इसे कार्यात्मक इकाई कहा जाएगा या फंक्शनल यूनिट कहा जाता है। यह इकाई लगभग 15,000 से लेकर के 30,000 तक न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनी होती है। मतलब इस डीएनए के अनुक्रम के अंदर या इस न्यूक्लियोटाइड्स के अनुक्रम में लगभग कितने न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं, 15,000 से, 15 नहीं 15,000 है, 15,000 से लेकर के लगभग 30,000 तक इसमें क्या उपस्थित होता है, न्यूक्लियोटाइड उपस्थित होते हैं। और यही जो सिस्टोन इकाई है, यही अनुक्रम के सारे काम करवाएगी। जैसे कि अगर मैसेंजर आरएनए को कोड करना है या मैसेंजर आरएनए का निर्माण करना है तो भी वो कौन करवाएगा, सिस्टोन करवाएगा। और अगर इस मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन को अगर कोड करना है, यानी कि प्रोटीन का अगर निर्माण करना है, तो वो भी कौन करवाएगा, सिस्टोन ही करवाएगा। तो यह क्या कर रहा है, यह विभिन्न कोडिंग की जो क्रियाएं हैं उन क्रियाओं का निर्वहन कर रहा है। मतलब वो क्रियाएं क्या करवा रहा है, प्रारंभ करवा रहा है। इसलिए हम कहते हैं कि सिस्टोन आनुवंशिक पदार्थ की क्या है, कार्यात्मक इकाई है। ठीक है, कौन सी इकाई है, कार्यात्मक इकाई है। इस इकाई के बारे में भी किसके द्वारा बताया गया है, बेंजर नामक वैज्ञानिक के द्वारा। बेंजर नामक वैज्ञानिक ने इस आनुवंशिक इकाई के बारे में भी बताया है। तो रैकून के बारे में भी बेंजर ने ही बताया है और सिस्टोन के बारे में भी किसने बताया है, बेंजर ने बताया। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम अन्य इकाइयों की। तो यहां तक कोई डाउट नहीं है। सबसे पहले जीन की परिभाषा थी, वह न्यूक्लियोटाइड का अनुक्रम जो किसी प्रोटीन को क्या करता है, कोड करता है, उसे हम क्या कहेंगे, जीन कहेंगे। शब्द किसके द्वारा दिया गया है, जॉनसन के द्वारा, जबकि मेंडल इसी जीन के लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं, कारक शब्द का। यह क्या है, आनुवंशिकता की संरचनात्मक इकाई है। चूंकि यह आनुवंशिकता की संरचनात्मक इकाई है, इसलिए इसे आनुवंशिकी की भौतिक इकाई भी कहते हैं। यह गुणसूत्रों पर उपस्थित विशिष्ट अनुक्रम होता है जो आरएनए एवं प्रोटीन के लिए क्या करता है, कोड करता है। ठीक है, उसके बाद इसके कुछ तकनीकी शब्द हैं, जैसे कि रैकून, वह इकाई जो पुनर्संयोजन का कार्य करती है उसे रैकून कहते हैं। इसके बारे में बेंजर नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले इसका अध्ययन किया है और किस समय किया है, क्रॉसिंग ओवर के समय। उसके बाद दूसरी इकाई है सिस्टोन। यह जो इकाई है ये कार्यात्मक इकाई है जो लगभग 15,000 से 30,000 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनी है। जब कोई डीएनए अनुक्रम आज मैसेंजर आरएनए को कोड करता है तो उस समय मैसेंजर आरएनए के निर्माण में कौन सहायता करेगा, सिस्टोन। या फिर जब मैसेंजर आरएनए किसी प्रोटीन को कोड करता है तो
उस समय भी सहायता किसके द्वारा की जाती है? सिस्टोन के द्वारा। इसलिए सिस्टोन को आनुवंशिक पदार्थ के अनुक्रम की कार्यात्मक इकाई यानी कि फंक्शनल यूनिट कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद हम अगली इकाई की बात करते हैं जो है म्यूटोन। नाम से ही पता चल रहा है आनुवंशिक अनुक्रम की वह इकाई जो किससे संबंधित होगी? म्यूटेशन से। म्यूटेशन मतलब है उत्परिवर्तन से। उस इकाई को क्या कहेंगे? म्यूटोन कहेंगे। वह इकाई जो किससे संबंधित है? म्यूटेशन से संबंधित है, उस इकाई को क्या कहा जाएगा? म्यूटोन कहा जाएगा। ठीक है, इसमें यह कह सकते हैं कि यह डीएनए का एक ऐसा अनुक्रम है जिसमें क्या पाया जाता है? उत्परिवर्तन। तो डीएनए में पाए जाने वाला वह विशिष्ट अनुक्रम जो उत्परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होता है उसे म्यूटोन कहा जाता है। ठीक है, इस उत्परिवर्तन शब्द को सबसे पहले जिस वैज्ञानिक द्वारा दिया गया है उसे ह्यूगो डी व्रिस कहा जाता है। ठीक है, उस वैज्ञानिक का नाम क्या है? ह्यूगो डी व्रिस, जिसने उत्परिवर्तन शब्द को दिया है। तो ये थी तीन मुख्य इकाइयां, रैकून, सिस्टोन और म्यूटोन। उसके बाद कुछ और इकाइयां होती हैं जो यहां पर प्रयोग की जा सकती हैं, जैसे कि कॉम्प्लेन या कॉम्प्लोन, LON। नेक्स्ट जो इकाई है वो है कॉम्प्लोन। कॉम्प्लोन क्या होती है? डीएनए में पाई जाने वाली वह इकाई या वह अनुक्रम जो कैसा हो? अनुपूरक हो। पूरक, जो क्या हो? अनुपूरक हो, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री हो। जैसे हमारे पास कोई डीएनए का क्रम है, हमारे पास कोई डीएनए का स्ट्रैंड है, इसमें अनुक्रम ACAG है। ठीक है, और सेम अनुक्रम हमें किसी दूसरे डीएनए पर भी प्राप्त होता है, ACAG। तो ये दोनों अनुक्रम एक दूसरे के क्या होंगे? कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। अतः इन इकाइयों को क्या कहा जाएगा? कॉम्प्लोन कहा जाएगा। मतलब डीएनए पर पाए जाने वाले वे विशिष्ट अनुक्रम जो एक दूसरे के क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, अनुपूरक होते हैं, उन्हें कॉम्प्लोन कहा जाता है। इन्हें सिस्टोन के समान ही माना जाता है। मतलब ये कहा जाता है कि ये भी कैसी इकाई है? फंक्शनल इकाई है। तो इन्हें किसके समान माना जाता है? सिस्टोन के समान ही माना जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट इकाई आती है ओपेरोन। नेक्स्ट जो इकाई हम काम में लेते हैं वो इकाई कौन सी है? ओपेरोन। अब ओपेरोन क्या होता है? ये भी एक प्रकार से सिस्टोन के समान फंक्शनल यूनिट है। कैसी यूनिट है? फंक्शनल यूनिट है, मतलब कार्यात्मक इकाई है। और ये क्या करती है? यह कार्यात्मक इकाई डीएनए सीक्वेंस में, डीएनए के अनुक्रम में ऑपरेटर जीन एवं संरचनात्मक जीन के रूप में पाई जाती है। ऑपरेटर जीन एवं संरचनात्मक जीन के रूप में पाई जाती है। तो वह इकाई जो डीएनए अनुक्रम के लिए क्या होगी? कार्यात्मक इकाई होगी, लेकिन किस रूप में पाई जाएगी? या तो डीएनए अनुक्रम में ऑपरेटर जीन के रूप में पाई जाएगी या फिर उसके संरचनात्मक जीन के रूप में पाई जाएगी। ऐसी इकाई को क्या कहा जाएगा? ओपेरोन कहा जाएगा। ठीक है, लास्ट जो इकाई काम आती है वो है रेप्लिकोन। नाम से ही पता चल रहा है, रेप्लिकोन मतलब है रेप्लिकेशन, मतलब है डीएनए अनुक्रम में पाई जाने वाली वह इकाई जो किसमें सहायता करेगी? प्रतिकृतिकरण में, मतलब रेप्लिकेशन में। ऐसी इकाई को हम क्या कहेंगे? ऐसी इकाई को हम कहेंगे रेप्लिकोन। तो डीएनए अनुक्रम में पाए जाने वाला वह विशिष्ट सीक्वेंस या वह विशिष्ट अनुक्रम जिसके द्वारा किसमें सहायता की जाएगी? रेप्लिकेशन में या प्रतिकृतिकरण में। उस इकाई को या उस सीक्वेंस या उस अनुक्रम को ही हम क्या कहते हैं? रेप्लिकोन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? रेप्लिकोन कहते हैं। तो यहां पर कुछ विशेष प्रकार की हमने तकनीकी शब्दों का प्रयोग किया है। किसके संदर्भ में प्रयोग किया है? जीन के संदर्भ में। ठीक है, अब ये जो जीन होते हैं, ये जीन किसी भी गुणसूत्र पर एक निश्चित अनुक्रम में या किसी निश्चित स्थान पर पाए जाते हैं। मतलब जो जीन होते हैं
वो गुणसूत्र के किसी विशिष्ट स्थल पर उपस्थित होते हैं। किस पर उपस्थित होते हैं? किसी विशिष्ट स्थल पर। किसके विशिष्ट स्थल पर? गुणसूत्रों के विशिष्ट स्थल पर। जैसे कि सपोज दैट कि हमारा कोई गुणसूत्र है जिसमें क्रोमोनीमीटर और क्रोमोमेयर्स उपस्थित है। तो यहां पर अगर कोई जीन पाया जाएगा तो उसके कोई विशिष्ट स्थल होंगे। जैसे किसी एक प्रोटीन को, जैसे आर्जिनिन को कोड करने वाले जीन यहाँ है, मिथियोनिन को कोड करने वाले जीन यहाँ है, लाइसिन को कोड करने वाले जीन यहाँ है, ल्यूसिन को कोड करने वाले जीन यहाँ है, आइसोल्यूसिन को कोड करने वाले जीन यहाँ है। ये बहुत सारे जो कोड करने वाले जीन हैं वो सारे के सारे विशिष्ट अनुक्रमों पर क्या होंगे, या विशिष्ट स्थलों पर क्या होंगे, उपस्थित होंगे। ठीक है। लेकिन एक वैज्ञानिक आया जिसका नाम है मैक्लिंटॉक। यह वैज्ञानिक क्या कहता है? यह वैज्ञानिक कहता है कि किसी गुणसूत्र के विशिष्ट स्थल पर पाए जाने वाले जीन क्या करते हैं, कभी कभी अपना स्थान परिवर्तित कर लेते हैं। जैसे आर्जिनिन को कोड करने वाला जो जीन सबसे पहले पाया जा रहा था वो कहां जाता है, नीचे वाली स्थिति पर। यानी कि इसने अपना क्या कर लिया, स्थान परिवर्तित कर लिया। या फिर ये जीन यहां से निकलकर किसी और गुणसूत्र के किसी और स्थान पर चला जाए, कि पहले ये इस वाले क्रोमोसोमेटा पर था, अब ये दूसरे गुणसूत्र के इस वाले क्रोमोसोमेटा पर आ गया। यानी कि वे जीन जो या तो एक ही गुणसूत्र में अपना स्थान बदल ले या किसी और गुणसूत्र पर जाकर अपना स्थान परिवर्तित कर लेते हैं, ऐसे जीनों को क्या कहा जाता है? ऐसे जीनों को कहते हैं जंपिंग जीन। ठीक है। तो मैक्लिंटॉक क्या कहते हैं? मैक्लिंटॉक कहते हैं कि सामान्यतः जीन जो होते हैं वो गुणसूत्रों को विशिष्ट स्थलों पर उपस्थित होते हैं, किंतु किसी कारणवश वे अपना स्थान क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। तो या तो कोई भी जीन अब एक ही गुणसूत्र के अंदर अपना स्थान परिवर्तित कर सकता है, या किसी दूसरे गुणसूत्र पर जाकर वो अपना स्थान क्या कर सकता है, परिवर्तित कर सकता है। तो ऐसे जीनों को मैक्लिंटॉक ने क्या कहा है, जंपिंग जीन। तो इस प्रकार मैक्लिंटॉक के द्वारा किसकी अवधारणा दी गई है, जंपिंग जीन की अवधारणा दी गई है। सामान्यतः होता क्या है कि जो जीन होते हैं वो गुणसूत्रों के विशिष्ट स्थल पर ही पाए जाते हैं, लेकिन जो जंपिंग जीन होते हैं वो अपना स्थान परिवर्तित कर सकते हैं। ये संकल्पना किसने दी है, मैक्लिंटॉक ने। ठीक है। तो ये था हमारा जीन। अब जीन से आगे जितने भी पॉइंट होंगे उनको स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो से। ठीक है। चलिए आज पूरा जीन कंप्लीट हो गया हमारा, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे कल से। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम रमाकांत शर्मा और श्री कृष्णा कॉलेज मनोहरपुर की ऑनलाइन क्लासेस में मैं आपका स्वागत करता हूँ। ठीक है। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे बीएससी सेकेंड ईयर की वीडियो से, और इस वीडियो में आज का जो टॉपिक हम लेंगे वो लेंगे ट्रांसलेशन, जिसे हिंदी में अनुवादन कहा जाता है। ठीक है। तो आज हम देखेंगे ट्रांसलेशन या फिर अनुवादन क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मैसेंजर आरएनए प्रोटीन को कोड करता है। किसको कोड करता है? प्रोटीन को। वह प्रक्रिया जिसमें मैसेंजर आरएनए के द्वारा प्रोटीन को कोड किया जाता है या प्रोटीन का निर्माण किया जाता है, उस प्रक्रिया को अनुवादन या फिर ट्रांसलेशन कहते हैं। ठीक है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मैसेंजर आरएनए किसका निर्माण करेगा? प्रोटीन का निर्माण करेगा। तो ये जो प्रक्रिया होती है, यह प्रक्रिया कहाँ पाई जाती है? कोशिका द्रव्य में। ठीक है। कहाँ होती है? कोशिका द्रव्य में। तो सबसे पहले क्या होता है? फर्स्टली इस केंद्रक द्रव्य में मैसेंजर आरएनए का निर्माण होता है। ये जो मैसेंजर आरएनए है ये इन केंद्रक छिद्रों के द्वारा कोशिका द्रव्य में आता है और अंतःप्रद्रव्य जालिका पर जो राइबोसोम जुड़े होते हैं उन राइबोसोम के बीच में आकर जुड़ जाता है। जैसे ही ये जुड़ता है मैसेंजर आरएनए राइबोसोम के बीच में, जैसे मान लीजिए ये राइबोसोम हो गए
और इन राइबोसोमों के बीच में कौन आकर जुड़ जाएगा? मैसेंजर आरएनए। तो इस प्रकार बनी हुई संरचना को पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम कहा जाता है और यही पॉलीसोम प्रोटीन संश्लेषण हेतु उत्तरदायी माना जाता है। मतलब यही जो पॉलीसोम है, ये जो पॉलीराइबोसोम है, ये किसका संश्लेषण करवाएगा? प्रोटीन का संश्लेषण करवाएगा। तो ये जो क्रिया है, यह क्रिया कहाँ संपन्न होती है? कोशिका द्रव्य में या फिर साइटोप्लाज्म में। ठीक है, तो अनुवादन या ट्रांसलेशन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? कोशिका द्रव्य में। कोशिका द्रव्य में मैसेंजर आरएनए जो कि केंद्रक से बाहर आया था, वह राइबोसोम इकाइयों के साथ जुड़कर पॉलीसोम नामक संरचना निर्मित करता है और यह पॉलीसोम नामक संरचना प्रोटीन संश्लेषण के लिए क्या है? उत्तरदायी होती है। इस प्रकार मैसेंजर आरएनए के द्वारा जब प्रोटीन का संश्लेषण किया जाता है तो इस क्रिया को ही अनुवादन या फिर ट्रांसलेशन कहते हैं। ठीक है, तो ट्रांसलेशन की ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को हम 3 चरणों में बांट सकते हैं या इस प्रक्रिया का अध्ययन 3 चरणों के अंतर्गत किया जाता है। ट्रांसलेशन की प्रक्रिया के 3 चरण हैं। पहला है एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। ट्रांसलेशन की जब प्रक्रिया होगी तो प्रोटीन बनेगा। अब प्रोटीन किससे बनता है? अमीनो एसिड से, अमीनो एसिड से बनता है। अब अमीनो एसिड जो होते हैं वो कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं, जो प्रोटीन तब बनाएंगे जब वो सक्रिय होंगे। तो सबसे पहले जो आवश्यकता है प्रोटीन संश्लेषण के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, वो है एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड्स की। जब कोशिका द्रव्य में अमीनो एसिड्स प्रेजेंट हैं, उन अमीनो एसिड्स को क्या करना है? सबसे पहले सक्रिय करना है, एक्टिवेट करना है। ठीक है, उसके बाद ट्रांसफर द एक्टिवेटेड अमीनो एसिड टू टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, तो सेकंड स्टेप में क्या करेंगे? जो एक्टिवेटेड हो जाएंगे अमीनो एसिड्स, उनको क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे। किस पर ट्रांसफर करेंगे? ट्रांसफर आरएनए पर। दैट इज द प्रोसेस, ट्रांसफर द एक्टिवेटेड अमीनो एसिड टू ट्रांसफर आरएनए। और जैसे ही एक्टिवेटेड अमीनो एसिड ट्रांसफर आरएनए पर ट्रांसफर होंगे, उसके बाद प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो थर्ड प्रोसेस है प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, तो ट्रांसलेशन की जो कंप्लीट प्रोसेस है, उन कंप्लीट प्रोसेस को हम 3 पार्ट्स में क्लासिफाइड कर सकते हैं, बांट सकते हैं। फर्स्ट क्या होगा? फर्स्ट होगा एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। जिस कोशिका द्रव्य में, जिस साइटोप्लाज्म में या जिस कोशिका द्रव्य में ट्रांसलेशन की क्रिया प्रारंभ होने वाली है, उसमें अमीनो अम्ल पहले से उपस्थित होता है, जो इनएक्टिव फॉर्म में पाए जाते हैं, निष्क्रिय अवस्था में पाए जाते हैं। निष्क्रिय अवस्था में पाए जाने वाले इन अमीनो अम्ल को सबसे पहले सक्रिय अवस्था में बदला जाता है, जिस प्रक्रिया को हम कहते हैं एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। ठीक है, उसके बाद इन एक्टिवेटेड अमीनो एसिड को हम स्थानांतरित करते हैं ट्रांसफर आरएनए पर, और फिर ट्रांसफर आरएनए इन्हें राइबोसोम इकाइयों के बीच में उपस्थित मैसेंजर आरएनए पर स्थानांतरित करता है, जिसके द्वारा यह मैसेंजर आरएनए इन अमीनो अम्लों के द्वारा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण करता है, और यही पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला क्या कहलाती है? प्रोटीन कहलाती है। तो इस प्रकार प्रोटीन का सिंथेसिस होता है या प्रोटीन का संश्लेषण होता है। ठीक है, तो प्रोटीन के संश्लेषण में सबसे पहले क्या होगा? कोशिका द्रव्य में उपस्थित निष्क्रिय जो इनएक्टिव जो अमीनो अम्ल हैं, उन्हें क्या किया जाएगा? सक्रिय किया जाएगा। तो सबसे पहले हम स्टेप लेंगे, 3 स्टेप का नाम देख लीजिए। फर्स्ट है एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड, सेकंड है ट्रांसफर द एक्टिवेटेड अमीनो एसिड टू ट्रांसफर आरएनए, और थर्ड है प्रोटीन संश्लेषण। सबसे पहले कोशिका द्रव्य में उपस्थित अमीनो अम्लों को सक्रिय किया जाएगा, फिर सक्रिय अमीनो अम्लों का
ट्रांसफर आरएनए पर स्थानांतरण किया जाएगा। सेकेंड स्टेप का नाम है सक्रिय अमीनो अम्लों का ट्रांसफर आरएनए पर स्थानांतरण। और फिर जो थर्ड प्रोसेस आएगा उसमें हम उस ट्रांसफर आरएनए के द्वारा स्थानांतरित अमीनो अम्लों से प्रोटीन का संश्लेषण करेंगे। तो तीन प्रक्रियाओं के अंतर्गत क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण। तो हम स्टार्ट करते हैं इसमें फर्स्ट स्टेप को, जिसे कहा जाता है एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। ठीक है, एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड्स में क्या होगा पहले ही बता चुका हूं कि ये जो होते हैं अमीनो एसिड्स, ये कोशिका द्रव्य में, ये केंद्रक हो गया, तो ये कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। किस अवस्था में पाए जाते हैं? निष्क्रिय अवस्था में या फिर इनएक्टिव स्टेज में। ठीक है, तो यहां पर इन निष्क्रिय अमीनो अम्लों को सक्रिय जो करने का कार्य होता है, वो सक्रिय करने के लिए हमें यहां पर दो चीजों की आवश्यकता है। पहला जो आपको यहां पर चाहिए अमीनो अम्लों को सक्रिय करने के लिए, वो है एटीपी। और दूसरा अमीनो अम्लों को सक्रिय करने के लिए एक एंजाइम की आवश्यकता होती है, जिसे अमीनो असाइल सिंथेटेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? अमीनो असाइल सिंथेटेज। ये दो चीजें मिलकर अमीनो अम्लों को क्या करेंगे? सक्रिय। ठीक है, तो कोशिका द्रव्य में जो निष्क्रिय अमीनो एसिड्स हैं, इन निष्क्रिय अमीनो एसिड्स के साथ कौन जुड़ जाएगा? एक तो जुड़ जाएगा एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और एक इनके साथ जुड़ जाएगा एंजाइम। कौन सा एंजाइम? अमीनो असाइल सिंथेटेज एंजाइम। जैसे ही ये सारे आपस में जुड़ेंगे तो इनके द्वारा एक संकुल या एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन किया जाएगा। जैसे ही ये एटीपी और एंजाइम इस निष्क्रिय अमीनो अम्ल के साथ जुड़ते हैं, तो ये निष्क्रिय अमीनो अम्ल किस में बदल जाते हैं? एक्टिवेटेड अमीनो एसिड में, मतलब सक्रिय अमीनो अम्ल में। चूंकि इन्हें सक्रिय कर दिया गया है, जिसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता थी, तो यहां पर ऊर्जा कौन प्रदान कर रहा है? एटीपी। और सक्रिय करने का काम कौन सा एंजाइम कर रहा है? अमीनो असाइल सिंथेटेज। तो यहां पर एटीपी जो था वह ऊर्जा प्रदान करके अब किस में बदल जाएगा? एएमपी में। ठीक है, और इसके अलावा इनके साथ जुड़ा हुआ कौन है? एंजाइम। तो यहां पर ये जो अमीनो अम्ल है अब कैसे हैं? ये एक्टिवेटेड है। एक्टिवेटेड मतलब सक्रिय है, जिसके साथ अभी भी एएमपी और एंजाइम जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार निष्क्रिय जो अमीनो अम्ल थे वो अब किस में बदल गए? सक्रिय अमीनो अम्लों में। ठीक है, इस सक्रिय अमीनो अम्ल का निर्माण जब हुआ तो उसके साथ ध्यान रखिएगा एएमपी भी प्रेजेंट है और अभी एक एंजाइम भी प्रेजेंट है। तो चूंकि यहां पर अमीनो अम्ल के अलावा, सक्रिय अमीनो अम्ल के अलावा एएमपी और एंजाइम भी उपस्थित है, इसलिए इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को एक संकुल या फिर कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। यह एक प्रकार का क्या है? कॉम्प्लेक्स है, या फिर एक प्रकार का क्या है? ये संकुल है। ठीक है, तो इस प्रकार क्या किया जाएगा? अमीनो अम्लों का सक्रियण किया जाएगा। मतलब अमीनो अम्लों को कैसे क्या किया जाएगा? सक्रिय किया जाएगा, एक्टिवेट किया जाएगा। ठीक है, तो सक्रियण की प्रक्रिया में हमें दो चीजें आवश्यक थी, एटीपी और एंजाइम, जिसकी वजह से हुआ क्या? जो इनएक्टिव अमीनो अम्ल थे ये जुड़ गए किसके साथ? एटीपी के साथ और एंजाइम के साथ, जिसके बाद ये सक्रिय हो गए। और सक्रिय होने के समय इनके द्वारा एक संकुल का निर्माण किया गया, जिसमें एक्टिवेटेड अमीनो अम्ल थे, जिसके साथ एएमपी जुड़ा हुआ था और एंजाइम भी जुड़ा हुआ था। तो ये है पहला स्टेप, जिसमें अमीनो अम्लों का सक्रियण किया गया है। तो कोशिका द्रव्य के अमीनो अम्ल सक्रिय हो गए। अब सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे? ये तो हो गया फर्स्ट स्टेप। अब सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे? इन सक्रिय अमीनो अम्लों को ट्रांसफर करेंगे। किसके ऊपर ट्रांसफर करेंगे? ट्रांसफर आरएनए पर। तो नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा ट्रांसफर एक्टिवेटेड अमीनो एसिड टू ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर करेंगे, किसको ट्रांसफर कर रहे हैं? एक्टिवेटेड अमीनो एसिड को। किसके ऊपर ट्रांसफर करेंगे? अब ट्रांसफर आरएनए के ऊपर ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, वो एक्टिवेटेड अमीनो एसिड है हमारे पास। तो ये जो एक्टिवेटेड अमीनो एसिड है, एक्टिवेटेड अमीनो एसिड
एएमपी और एंजाइम, ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स अब किसके साथ जुड़ जाएगा? ट्रांसफर आरएनए के साथ। मतलब ये इस पर ट्रांसफर होंगे। तो एज वी नो, हम जानते हैं कि ट्रांसफर आरएनए का जो क्लोवरलीफ मॉडल था, इस मॉडल में 3' एंड था, ये 5' एंड था। ये जो 3' एंड है, इट इज नोन एज एक्सेप्टर आर्म। इसको क्या कहते हैं? ग्राही भुजा या फिर एक्सेप्टर आर्म। और इसी एक्सेप्टर आर्म पर आकर ये कौन जुड़ते हैं? अमीनो एसिड। ठीक है, तो इस 3' पे जो OH होगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा, उस हाइड्रोक्सिल ग्रुप को यहां से पृथक कर दिया जाएगा और इसके बाद इस 3' पर कौन आकर जुड़ जाएगा? AA, मतलब एक्टिवेटेड अमीनो एसिड। ठीक है, तो एक्टिवेटेड अमीनो एसिड अब किस पर स्थानांतरित हो गए? ट्रांसफर आरएनए पर। तो ट्रांसफर आरएनए के एक्सेप्टर भुजा के द्वारा किसको ग्रहण कर लिया गया है? अब एक्टिवेटेड अमीनो एसिड को। यानी कि ये जो एक्टिवेटेड अमीनो एसिड था, ये तो अब किसके साथ जुड़ गया? ट्रांसफर आरएनए के साथ। एक्टिवेटेड अमीनो एसिड किसके साथ जुड़ गया? ट्रांसफर आरएनए के साथ। जिसके कारण कौन कौन मुक्त हो गए? इसके कारण एएमपी भी मुक्त हो गया और एंजाइम भी फ्री हो गया, एंजाइम भी मुक्त हो गया। ठीक है, तो इस स्टेप में क्या हुआ? इस स्टेप में ट्रांसफर आरएनए पर कौन ट्रांसफर हो गया? अमीनो एसिड। तो ट्रांसफर आरएनए पर सक्रिय अमीनो अम्लों का स्थानांतरण हो गया। जो सक्रिय अमीनो अम्ल पहले एएमपी और एंजाइम से जुड़े हुए थे, वे सक्रिय अम्ल अब किससे जुड़ चुके हैं? ट्रांसफर आरएनए से। और एएमपी और एंजाइम फ्री हो चुके हैं। तो ये देखिए, सक्रिय अम्ल जो थे, सक्रिय अमीनो अम्ल जो थे, वो 3' जो एंड है ट्रांसफर आरएनए का, उस पर जुड़ चुके हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकंड स्टेप, जिसमें हमने स्टडी की कि किस प्रकार ट्रांसफर आरएनए पर सक्रिय अमीनो अम्ल स्थानांतरित होते हैं। ठीक है, अब जो थर्ड प्रोसेस आएगा, दैट प्रोसेस इज नोन एज प्रोटीन सिंथेसिस। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस। मतलब अब थर्ड जो प्रोसेस होगा, उसमें प्रोटीन का क्या हो जाएगा? संश्लेषण होगा। ठीक है, तो प्रोटीन के संश्लेषण में सबसे पहले क्या होगा? प्रोटीन के संश्लेषण में सबसे पहले राइबोसोम की इकाइयां आपस में जुड़ेंगी। राइबोसोम की 2 इकाइयां होती है, एक छोटी इकाई और एक बड़ी इकाई। पहले वो जुड़ेंगी, फिर छोटी इकाई पर मैसेंजर आरएनए आकर जुड़ेगा, फिर मैसेंजर आरएनए पर ये जो ट्रांसफर आरएनए है, ये इन सक्रिय अमीनो अम्लों को स्थानांतरित करेगा, जिनके बीच में पेप्टाइड बंधों का निर्माण होगा। इसका मतलब एक लंबी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण होगा और वही लंबी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला क्या कहलाएगी? आपकी प्रोटीन कहलाएगी। तो इन सब का जो अध्ययन है वो हम किस में करेंगे? प्रोटीन संश्लेषण में या प्रोटीन सिंथेसिस में। बात समझ में आ गई? तो ये है आपका प्रोटीन सिंथेसिस, लेकिन इसकी स्टडी करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, तो आज की वीडियो में हमने क्या देखा? फर्स्टली हमने देखा ट्रांसलेशन क्या है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मैसेंजर आरएनए किसको कोड करेगा? प्रोटीन को। मतलब वह प्रक्रिया जिसमें मैसेंजर आरएनए प्रोटीन के निर्माण में सहायता करता है, उसे अनुवादन या फिर ट्रांसलेशन कहते हैं। ये जो प्रक्रिया होती है वो कहां संपन्न होती है? कोशिका द्रव्य में, मतलब साइटोप्लाज्म में। और इस संपूर्ण प्रक्रिया को हम 3 चरणों में स्टडी करते हैं इसकी, या 3 चरणों में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, बांट सकते हैं। पहले चरण को हम कहते हैं एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। सबसे पहले अमीनो अम्लों का क्या होगा? सक्रियण। क्योंकि जो प्रोटीन हम बनाने वाले हैं उसकी सूक्ष्म या संरचनात्मक जो इकाई है वो है अमीनो अम्ल। और चूंकि प्रोटीन का निर्माण करना है तो हमें अमीनो अम्लों की आवश्यकता होगी, अमीनो एसिड्स की रिक्वायरमेंट होगी। और वो अमीनो अम्ल कहां से मिलेंगे? हम कोशिका द्रव्य से। तो सबसे पहले कोशिका द्रव्य में, साइटोप्लाज्म में जो इनएक्टिवेटेड अमीनो एसिड्स प्रेजेंट है या पड़े हैं, उनको क्या किया जाएगा? फर्स्टली एक्टिवेटेड किया जाएगा। तो सबसे पहले एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड्स हुआ, तो उसके लिए हमें एटीपी और एक एंजाइम की रिक्वायरमेंट है। एंजाइम है अमीनो असाइल सिंथेटेज। तो ये एटीपी और यह एंजाइम जुड़ेगा किसके साथ? निष्क्रिय अमीनो अम्ल के साथ या फिर इनएक्टिव अमीनो एसिड के साथ, और किस में कन्वर्ट कर देगा उसको? सक्रिय अमीनो अम्ल में। और उसी के साथ जुड़े हुए होंगे एएमपी और एंजाइम। तो यहाँ एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का क्या हो जाएगा? फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हम किस पर ट्रांसफर करेंगे? ट्रांसफर आरएनए पे। दैट इज द सेकंड स्टेज, ट्रांसफर ऑफ एक्टिवेटेड अमीनो एसिड टू ट्रांसफर आरएनए। अब जो सक्रिय अमीनो अम्ल का कॉम्प्लेक्स था, संकुल था, उसे हम किस पर ट्रांसफर करेंगे? ट्रांसफर आरएनए पर। तो जैसे ही ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर आरएनए तो जुड़ जाएगा एक्टिवेटेड अमीनो एसिड से,
और इसके अलावा एएमपी और एंजाइम क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। ठीक है, जैसे ही प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद क्या स्टार्ट होगा, अब प्रोटीन का सिंथेसिस। अब वो प्रोटीन का सिंथेसिस कैसे होता है, कैसे राइबोसोम इकाइयां जुड़ती हैं, कैसे उनके बीच में मैसेंजर आरएनए जुड़ता है, और कैसे ट्रांसफर आरएनए उस मैसेंजर आरएनए पर इन अमीनो अम्लों को स्थानांतरित करता है, ट्रांसफर करता है। तो इस प्रोसेस को देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चलिए ये जो चीज है ये हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर हम लेंगे प्रोटीन सिंथेसिस को। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।